ये आपके सामने जो है ये यूपीएससी की जूम लाइब्रेरी है, इसे आप वर्चुअल लाइब्रेरी भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ग्रुप स्टडी करते हैं, नॉट जस्ट यूपीएससी, दूसरे एग्जाम्स के भी। और हम लोग बहुत सारे शेड्यूल्स भी रन करते हैं, जैसे करंट अफेयर्स का भी करंटली चल रहा है। तो मेन स्पेसिफिक अभी और भी बहुत सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस होंगी। और अगर आपको ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और वहाँ से आप एडमिन को कॉन्टैक्ट कर सकते हो जूम लाइब्रेरी को ज्वाइन करने के लिए। बाकी अभी मेन स्पेसिफिक भी एक 3 आवर्स का सेटिंग प्रैक्टिस करेंगे, तो सारी डिटेल टेलीग्राम ग्रुप पर है। एनवायरनमेंट सेक्शन, टॉपिक नंबर 5.1, प्रोटेक्टिंग द एंटार्क्टिक एनवायरनमेंट। रिसेंटली इंडिया ने एंटार्क्टिक एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ईस्ट एंटार्क्टिका एंड वेडल सी एज मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ का जो डेजिग्नेशन था उसमें अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया था। यानी कि इंडिया ने कहा कि ठीक है, हम इस बात को सपोर्ट करते हैं कि ईस्ट एंटार्क्टिका एंड जो वेडल सी है उनको एज मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ डेजिग्नेट किया जाए। तो ये एंटार्क्टिका का मैप है, इट इज़ ऑन द सदर्न पोल। सो दिस इज़ द ईस्ट रीजन, ये ओवरऑल सदर्न पोल यहाँ पर है। एंड देन दिस इज़ द वेडल सी, दिस इज़ पैसिफिक ओशन, ऊपर की तरफ अटलांटिक ओशन, एंड टू द नॉर्थ ईस्ट साइड दिस इज़ इंडियन ओशन। इंडिया ने ये जो कमीशन था उससे अर्ज किया था फॉर कंजर्वेशन ऑफ एंटार्क्टिक मरीन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो पर्टिकुलर कमीशन है, इसके जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, कि इंडिया किसी भी तरीके का कोई इम्प्लीमेंटेशन या मैकेनिज्म होगा मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ का, इंडिया उसमें सपोर्ट करेगा, इंडिया उसके साथ एसोसिएटेड रहेगा। नाउ व्हाट इज़ दिस मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़? मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ बेसिकली जैसे हमारे इंडिया में नेशनल पार्क्स होते हैं जहाँ पर एक पर्टिकुलर जोन को स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है, उसी तरीके से जो मरीन यानी कि जो ओशन और सी और जो वाटर से कनेक्टेड एरियाज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज़ डिजिग्नेट किया जाता है। इट्स काइंड ऑफ अ स्पेस इन द ओशन जहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ काफ़ी स्ट्रिक्टली रेगुलेट की जाती हैं सराउंडिंग वाटर्स के द्वारा। उस एरिया को स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है और ये बिल्कुल सिमिलर होता है जैसे हमारे यहाँ पर लैंड पर पार्क्स होते हैं। रीज़न होता है उनकी नेचुरल एंड हिस्टोरिक मरीन रिसोर्सेज का, वहाँ के उसके जो पर्टिकुलर एरिया होता है वहाँ के नेशनल अथॉरिटी, रीजन, नेटिव, टेरिटोरियल, स्टेट, लोकल, उन सब के द्वारा इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। मेजर इंटेंशन होती है नेचर बेस्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना। नेचर बेस्ड सॉल्यूशन एक ओवरऑल अपने आप में टॉपिक है। हम लोगों ने आई थिंक जनवरी या फेब 2021 की जो मंथली मैगजीन है वहाँ पर इस टॉपिक को बहुत डिटेल में कवर भी किया था। एक आसान भाषा में समझो तो आप इन वर्ड्स को ओपन करके देख सकते हो। नेचर यानी कि कोई कुदरती ऐसा कोई उपाय जिसके कारण वहाँ पर कोई नुकसान ना हो, तो इसके ग्लोबल एफर्ट्स हैं। एंटार्क्टिका के बारे में जब देखेंगे तो समझ में आएगा कि ये ग्लोबल एफर्ट्स यहाँ पर किस लिए इतने ईजिली अप्लाई हो जाते हैं, ताकि किसी भी तरीके का अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा हो तो एंटार्क्टिका का जो पर्टिकुलर रीजन है वो अडेप्ट कर सके अपने आप को उस बदलते क्लाइमेट के साथ। अनदर थिंग मिटिगेशन मतलब ऑलरेडी जो नुकसान हो चुका है उसको कम करने की कोशिश। तो मार्च 2021 तक वर्ल्ड डेटाबेस ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज़ ने रिपोर्ट किया था कि सिर्फ 7.65% जो ग्लोबल सीज़ हैं उन्हें कवर किया गया है। ये बहुत ही मतलब इट्स लाइक फार अवे फ्रॉम द टारगेट, क्योंकि हम लोगों ने जो कन्वेंशन हुआ था बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, जो आईजी के टारगेट्स थे, अच्छा आईजी के टारगेट्स पूरे नहीं हुए थे, ऑल्दो इसका टाइम पीरियड पूरा हो चुका है। इट स्टार्टेड फ्रॉम 2010 एंड इट वाज सपोज टू एंड बाय 2020। तो सारे टारगेट्स पूरे नहीं हुए थे। उसमें से आईजी का टारगेट नंबर 11 था, वहाँ पर हमने बात की थी कि हम 2020 तक 10% मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज डेजिग्नेट करेंगे, लेकिन हम लोगों ने अभी तक किए हैं सिर्फ 7.65। तो वी हैव नॉट रीच्ड दिस टारगेट एज वेल। नाउ वी नीड टू नो अबाउट एंटार्क्टिका इन अ वेरी बेसिक मैनर। एंटार्क्टिका एक कंट्री नहीं है। सो देर माइट बी अ statement in the prelims question that Antarctica is a country. No, Antarctica is not a country. It has no government and there are no indigenous populations. Although this whole Antarctic area इसको सिर्फ scientific preservation के लिए यूज़ किया जाता है। 1959 में 12 कंट्री के साइंटिस्ट जो वहाँ पर एक्टिव थे अराउंड एंटार्क्टिका, उन सब ने बात की थी। जैसे अर्जेंटीना, इट्स इन द साउथ अमेरिकन रीजन, ऑस्ट्रेलिया अपने आप में पूरा एक कॉन्टिनेंट है, देन बेल्जियम इन द यूरोप साइड, चिली अगेन साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, फ्रांस इज़ देयर, यूरोप, जापान अपने आप में पैसिफिक ओशियन में, देन न्यूजीलैंड नियर ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, यूरोप, साउथ अफ्रीका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, यूएसएसआर, यूके एंड यूएस। तो ये जो टोटल नंबर ऑफ पार्टीज़ हैं अब 54 हो चुकी हैं। अर्लियर देर वर 12 कंट्रीज़। इन सब ने एंटार्क्टिका ट्रीटी साइन की थी 1959 में। तो वी नीड टू नो व्हाट इज़ दिस एंटार्क्टिका ट्रीटी, एंड दिस ट्रीटी वाज एनफोर्स्ड इन 1961, ऑलमोस्ट अबाउट 7 years आफ्टर इट वाज स्टार्टेड।
व्हाट इज़ मैड्रिड प्रोटोकॉल? बेसिकली मैड्रिड प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली हमें प्रायोरिटाइज करना होगा एंटार्क्टिका के प्रोटेक्शन को, उसकी एस्थेटिक एज वेल एज साइंटिफिक वैल्यू। साइंटिफिक वैल्यू आप समझते होंगे, वहाँ पर रिसर्च करना है, हमें चेक करना है किस तरह की हम इन्वेंशंस कर सकते हैं, क्या वहाँ पर कोई इनोवेशन किए जा सकते हैं, या फिर वहाँ पर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लाइफ है उसका पास्ट क्या है, क्या हमें अपनी जो लैंड पर एग्जिस्टिंग लाइफ है उसके बारे में कुछ आइडिया लग सकता है वहाँ से। एस्थेटिक मतलब इट्स अबाउट द ब्यूटी। सिंस वहाँ पर कोई इंडिजिनस पॉपुलेशन नहीं है तो वहाँ पर क्लाइमेट चेंज जैसा इम्पैक्ट बहुत कम है। दो वहाँ पर जो आइस है वो मेल्ट हो रही है, लेकिन वो जो इम्पैक्ट है वो वहाँ उस पर्टिकुलर रीजन के द्वारा क्रिएट नहीं किया गया, तो वहाँ पर बहुत ही नेचुरल ब्यूटी एग्जिस्ट करती है। जो भी मेंबर नेशंस हैं उनको सबको प्रिपेयर रहना चाहिए कि कल को अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सब वहाँ पर इमरजेंसी में रिस्पॉन्स करने के लिए रेडी हों। वहाँ पर जो भी रिसर्च किए गए थे उनके द्वारा बहुत सारा वेस्ट क्रिएट होता है, उस वेस्ट को हमें रिमूव करना है। कुछ हार्मफुल मटेरियल्स भी हैं जिन्हें कम्प्लीटली बैन करना है। वेस्ट मैनेजमेंट के प्लान्स की रिक्वायरमेंट है ताकि उस पूरे कॉन्टिनेंट से हम वेस्ट रिमूव कर सकें, और जो भी वेस्ट को हम रिमूव करेंगे उन सबको शिप्स के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा। कुछ एरियाज़ डेजिग्नेट किए गए हैं वहाँ पर जो कि स्पेशली प्रोटेक्टेड प्लेसेस हैं। जो भी एक्टिविटीज़ हैं जिसमें एनवायरनमेंट का कोई इम्पैक्ट हो सकता है उनके असेसमेंट करने हैं, इंक्लूडिंग टूरिज़्म। अगर वहाँ लोग घूमने जाते हैं तो उसका एनवायरनमेंट पर क्या इम्पैक्ट होता है इसका असेसमेंट करना ज़रूरी है। माइनिंग करना वहाँ पर अलाउड नहीं है। वाइल्ड लाइफ को हम वी कैन नॉट टेक इट एज हार्मफुली इंटरफेयर विदाउट अ परमिट। बेसिकली आपको वहाँ पर जो जनरली वहाँ पर आपको पेंगुइन्स मिल जाएंगे और कुछ फिशेस मिल जाएंगी, तो वो वाइल्ड लाइफ को आपको नुकसान नहीं पहुँचाना है। तो ये सब बातें मैड्रिड प्रोटोकॉल में की गई थी। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट द एंटार्क्टिका ट्रीटी, तो दिस इज़ द फाउंडेशन ऑफ अ रूल्स, और ये सब इंटरनेशनल ऑर्डर पर है कि एक कॉन्टिनेंट जहाँ पर कोई परमानेंट पॉपुलेशन नहीं है उससे हम कैसे मैनेज करेंगे। तो उस समय 12 कंट्रीज़ ने इसकी शुरुआत की थी। राइट नाउ देयर आर 54 कंट्रीज़ हु आर डूइंग सम साइंटिफिक रिसर्च इन एंटार्क्टिका एंड दे ऑल अबाइड बाय दिस ट्रीटी। ट्रीटी के अंदर बात की गई थी कि किस तरीके से एंटार्क्टिका हमेशा ही एक पीसफुल पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई इंटरनेशनल डिस्कोर्ड यानी कि कोई डिसएग्रीमेंट या असहमति अलाउ नहीं की जाएगी। यहाँ पर किसी भी तरीके की मिलिट्री एक्टिविटीज़ नहीं की जा सकती एक्सेप्ट अगर साइंस को सपोर्ट करना हो। अब साइंस को सपोर्ट करने के लिए जैसे कि अगर आपको न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करना है वो अलाउड नहीं है, न्यूक्लियर वेस्ट वहाँ डिस्पोज करना है वो भी अलाउड नहीं है। लेकिन आप साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हो, वहाँ पर अपना डेटा वगैरह टेस्ट कर सकते हो, आप वहाँ पर वाइल्ड लाइफ का किस तरीके से रिस्पॉन्स होता है उस एनवायरनमेंट में वो आप टेस्टिंग कर सकते हो। आप आर्मी वहाँ पर अगर किसी टेस्ट पर्पज़ के लिए लेके जा रहे हो दैट इज़ फाइन, बट इफ़ यू आर टेकिंग इट फॉर सम काइंड ऑफ वॉर या फिर किसी डिस्कॉर्ड के कारण दैट इज़ नॉट अलाउड एज पर दिस ट्रीटी ऑफ एंटार्क्टिका। द प्रोटोकॉल एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन टू द एंटार्क्टिका ट्रीटी, इसको साइन किया गया था मैड्रिड में ही 1991 में। इसका पर्पज़ था एंटार्क्टिका का एनवायरनमेंट, जैसे हमारे इंडिया में EPA है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है, उसी तरीके से एंटार्क्टिका ट्रीटी में एक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए प्रोटोकॉल है जो उस एंटार्क्टिका के एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सारे प्रोविजंस होल्ड करता है। नाउ व्हाई एंटार्क्टिका मैटर्स, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि प्रीलिम्स में ऐसा होता है अक्सर, ऐसे आसान पॉइंट से ऑप्शंस बना दिए जाते हैं और वो कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। सर्वाइवल के लिए बहुत वाइटल है क्योंकि बहुत सारी सनलाइट को वो आइस शेल्फ जो होती हैं वो डिफ्लेक्ट कर देती हैं, जिसके कारण अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रहता है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल। ओशियन की फूड चेन, जो न्यूट्रिएंट रिच वाटर्स होते हैं उनके कारण टाइनी प्लैंकटन की ब्लूमिंग होती है, जिसके कारण ओशियन में जो फूड चेन होती है उसका सर्कल मेंटेन रहता है। इफ़ यू टॉक अबाउट बायोडाइवर्सिटी, वर्ल्ड की जो सी लाइफ है जैसे वेल्स, डॉल्फिन्स, पेंगुइन, यहाँ पर हमें बहुत भारी मात्रा में मिल जाएंगी। नेचुरल लेबोरेटरी है ये, बेसिकली किस तरीके से ग्लोबल क्लाइमेट चेंज हो रहा है। आप जनरली देखोगे हम लोग जब भी ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का मेजरमेंट लेते हैं वी ऑलवेज टॉक अबाउट मेल्टिंग ऑफ सी आइस। तो मेल्टिंग ऑफ सी आइस के लिए हमें ये आइडिया लगता है एंटार्क्टिका जैसे रीजन से, तो इट वर्क्स एज ए नेचुरल लेबोरेटरी, तो हमें आइडिया लग जाता है कि क्लाइमेट चेंज का कितना इम्पैक्ट हो रहा है। रिक्रिएशनल वैल्यू, इट्स मोर अबाउट कि यहाँ पर बहुत ही भारी मात्रा के अंदर जो खूबसूरती एग्जिस्ट करती है इट्स वे बियॉन्ड इमेजिनेशन। तो हम लोगों ने ये पॉइंट स्टार्टिंग में भी किया था कि इट्स मोर अबाउट नॉट जस्ट अबाउट द साइंटिफिक पर्पस, इट्स ऑल्सो हैज़ एन एस्थेटिक वैल्यू। अब एंटार्क्टिका को प्रोटेक्ट करना है तो बहुत सारे चैलेंजेस वहाँ पर हमें फेस करने पड़ेंगे। बहुत बेसिक सा आता है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स होता है पार्टीज़ के बीच में, जैसे अर्जेंटीना एंड UK, उनके बीच में एक ओवरलैपिंग क्लेम्स को लेकर
डिस्प्यूट है। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे साउथ अमेरिका का वर्ल्ड मैप बनाने की कोशिश, से साउथ अमेरिका एंड दिस इज़ इफ़ यू टॉक अबाउट, ये अफ्रीका है और ये अपना इंडिया है, यहाँ पर ऊपर अमेरिका हो गया एंड नीचे की तरफ ये एंटार्क्टिका है। तो दिस इज़ अर्जेंटीना, यहाँ पर फॉकलैंड आइलैंड्स हैं, इन पर यूके कहता है कि ये हमारा क्लेम है और यहाँ पर अर्जेंटीना नेशन है, अर्जेंटीना कहता है कि हमारा नेशन है। इट्स एक्चुअली पार्ट ऑफ दिस एंटार्क्टिका ओनली। तो यहाँ पर काफ़ी आपको स्नो आइस मिल सकते हैं, तो इसको लेकर डिस्प्यूट है। देन चाइना इज़ डेफिनेटली वेरी असर्टिव। चाइना ने बहुत बड़ा अमाउंट स्पेंड किया है एंटार्क्टिका के ऊपर, हर साल उसको बढ़ाया जा रहा है और ऐसा स्पेकुलेट किया जा रहा है, ऐसा इमेजिन किया, ऐसा माना जा रहा है कि चाइना अपने एंटार्क्टिका के रिसोर्सेज को, स्पेशली वहाँ पर जो फिशरीज़ एंड जो मिनरल्स अवेलेबल हैं, उन्हें एग्जॉस्ट करने के लिए फ्यूचर में और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा। तो इट इज़ कंसिडर्ड कि चाइना जैसे बाकी सब रीजन्स में लैंड टेरिटरीज पर भी असर्टिव हो रहा है, चाइना इज़ ऑल्सो बीइंग असर्टिव ऑन एंटार्क्टिका। क्लाइमेट चेंज वेरी सिग्निफिकेंट, बहुत सारे बायोफिजिकल चेंजेस हो रहे हैं एंटार्क्टिका के अंदर, और आइस का फॉर्मेशन एंड उसके बाद आइस शीट्स का डीस्टेबलाइजेशन, इन सब में जो चेंजिंग पैटर्न्स है वो देखने को मिल रहे हैं। देर आर अदर सर्कमस्टांसेस विच आर चेंजिंग लाइक टूरिज़्म। तो IUU इट्स लाइक इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग, इसमें बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ विज़िट करना चाह रहे हैं, जिसके कारण वो इलीगल तरीके से और फिशिंग करते हैं। वो फिशिंग का कोई रिपोर्टिंग नहीं होती और उसे कोई रेगुलेट नहीं करता। ऑल्सो कमर्शलाइजेशन भी हो रहा है, जो भी नॉलेज वहाँ से ली जाती है रिसर्च के तौर पर, उसे मार्केट में सेल किया जा रहा है स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू द बायो ऑर्गेनिज्म। ये वहाँ के जो फ्रेजाइल यानी कि जो वीक इकोसिस्टम है वहाँ का, उसके लिए बहुत ही खतरनाक है। कुछ दूसरे कानून भी हैं जिनके साथ कुछ कन्फ्लिक्ट रहता ही है। जैसे आपको पता होगा जो लॉज ऑफ द सी हैं, जिन्हें हम UN क्लॉज बोलते हैं, और इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी हैं। बेसिकली इन्होंने परमिट प्रोवाइड किया कि कैसे वहाँ पर आप मिनरल्स का एक्सप्लोरेशन कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या IS से परमिशन दे सकता है मिनरल एक्सप्लोरेशन की एंटार्क्टिक रीजन में भी, डिस्पाइट जो मैड्रिड प्रोटोकॉल वहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, क्योंकि मैड्रिड प्रोटोकॉल ने तो प्रोहिबिट किया हुआ है कि आप एंटार्क्टिका में मिनरल एक्सप्लोरेशन नहीं कर सकते। अभी हम लोगों ने देखा था ना मैड्रिड प्रोटोकॉल, यहाँ पर नो माइनिंग की बात की गई थी, बट जो इंटरनेशनल सी अथॉरिटी है उन्होंने कहा है कि माइनिंग अलाउ की जा सकती है। तो यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। इंडिया का क्या एंडीवर है? इंडिया ने जो एंटार्क्टिका ट्रीटी है, जिसकी स्टार्टिंग हुई थी 1954 में इंडिया, और उसको एनफोर्स किया था 1961 में। इंडिया ने इस ट्रीटी को तकरीबन 1983 में साइन किया था। एंड देन जो प्रोटोकॉल था एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का, जिसे हम मैड्रिड प्रोटोकॉल बोलते हैं, जो एनफोर्स किया गया था 1998 में। प्लस में इंडिया मेंबर है COMNAP कॉमनैप का, ये काउंसिल है नेशनल एंटार्क्टिक प्रोग्राम का। एंड स्कार एक साइंटिफिक कमेटी है एंटार्क्टिका में रिसर्च करने के लिए। एंड CCAMLR ये कमीशन है जो कंजर्व करता है एंटार्क्टिका के मरीन लिविंग रिसोर्सेज को। इंडिया ने अपने रिसर्च स्टेशन भी वहाँ पर इस्टेब्लिश किए हैं, जैसे मैत्री है, भारती है और दक्षिण गंगोत्री है। ये पहला इंडियन बेस था जो 1984 में इस्टेब्लिश किया गया था। ये अभी एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन हम इसको काउंट करते हैं क्योंकि वहाँ पर स्नोफॉल के कारण ये उसमें सबमर्ज हो गया था, वहाँ पे गायब हो गया। इट लाइक एंटार्क्टिक के बहुत सारे ऑपरेशंस हैं इंडिया के, और करंटली उनको जो बजट है वो फंडिंग, उसकी बजट की फंडिंग वगैरह होती है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। हो सकता है कि आपसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए, उसमें बोलते मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट वहाँ पर करता है, या फिर आपको बोल सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भी वहाँ पर कर सकता है, क्योंकि टेरिटोरियल रीजन भी बन जाता है एक तरीके से। तो डू रिमेंबर, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज से सारी फंडिंग जाती है एंटार्क्टिका रीजन पर रिसर्च के लिए। 2021 का इंडियन एंटार्क्टिका बिल भी है। इसमें हमने अपने खुद के जो नेशनल मेजर्स हैं, हम किस तरीके से उस एरिया को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हमने उस बारे में बात की थी। और इसमें हमने एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एक ढांचा ऐसा तैयार किया है जैसे इंडिया की कुछ एक्टिविटीज़ और किस तरीके से इंडिया एंटार्क्टिका एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेगा एज़ पर दी एंटार्क्टिक ट्रीटी एंड CCAMLR। यानी कि इन्हीं की लाइंस पर इंडिया ने अपना ये एक्ट बनाया था, जहाँ पर उसके प्रोटेक्शन के लिए हमने अपने इंडियन लेवल पर प्रोविजंस ऐड किए थे। वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? हमें बहुत इफेक्टिव तरीके से इस ट्रीटी का इम्प्लीमेंटेशन करवाना है। जो भी प्रॉब्लम चल रही है वहाँ पर, उसमें हमें पहले ये देखना है कि एंटार्क्टिका ट्रीटी के जो मेंबर्स हैं वो आपस में एक दूसरे के ऊपर एक पॉलिटिकल प्रेशर डाल के रखें, ताकि उस एरिया में जो भी रूल्स हैं उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो सके। नए रेगुलेशंस की भी हमें ज़रूरत पड़ सकती है जो कि साइंटिफिक फाइंडिंग्स पर बेस्ड हो। साइंटिस्ट को ये बेसिकली काम करना पड़ेगा कि जो भी उनकी साइंटिफिक फाइंडिंग्स हैं उन्हें किस तरीके से पॉलिसी यानी कि नीतियों के मुताबिक जो इन्फॉर्मेशन है वो उनमें से एक्सट्रैक्ट की जाए।
देयर इज़ अ कंडीशन सीने क्वा नॉन, ये एक बेसिकली जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन सिस्टम है उसके लिए है। अगर इसके मीनिंग की बात करते हैं तो कंडीशन सीने क्वा नॉन का मतलब होता है एसेंशियल कंडीशन, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट क्या है कि किस तरीके से जो भी हमारी साइंटिफिक फाइंडिंग्स हैं उन्हें हम कैसे इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करें, फिर वो हमारी पॉलिसी जो भी, जैसे हम लोगों ने इंडिया ने जो लॉ क्रिएट किया, अब उसमें इंडिया को उस लॉ में जो भी प्रोविजन साइन करने हैं दे शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक फाइंडिंग्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, ये ध्यान रखना, आप एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं मेंस में। कंडीशन सीने क्वा नॉन यानी कि एक इम्पॉर्टेंट और एक नेसेसरी कंडीशन है। देन जो टूरिज़्म उस एरिया में होता है उसमें हमें एक कन्वेंशन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो भी वहाँ फिलोसफिकल बेस एंटार्क्टिकल ट्रीटी, जो हमने एंटार्क्टिका ट्रीटी बनाई थी, हर ट्रीटी का एक फिलोसफिकल बेस होता है। इवन हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी फिलोसफिकल बेस है। वी नीड टू रीअफर्म दैट, और स्पेशली वहाँ पर कोऑपरेशन करना पड़ेगा ताकि किसी भी तरीके से एंटार्क्टिका रीजन में कमर्शलाइजेशन ना हो। जैसे आप लोगों ने केदारनाथ मूवी देखी होगी, केदारनाथ मूवी में जो डिस्प्यूट रहता है, जो सुशांत सिंह राजपूत था, वो एक बेसिकली ही यूज्ड टू कैरी पीपल फ्रॉम द लोअर रीजन टू द अपर रीजन, और उसमें आप देखते हो वहाँ पर वो लोग बात करते हैं, कुछ लोग ग्रुप में बात करते हैं कि वहाँ पर वो होटल्स क्रिएट करना चाहते हैं। तो आप टूरिज़्म में जब कमर्शलाइजेशन बढ़ा देते हो वो अच्छा होता है, वहाँ पर टूरिस्ट बढ़ जाते हैं, बट यू नीड टू मेक श्योर कि किस रीजन की बात की जा रही है। इफ़ इट इज़ अ रीजन लाइक एंटार्क्टिक रीजन तो थोड़ा सोच समझ के कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि इसका नुकसान ज़्यादा हो सकता है। देन फोर्थ थिंग दैट वी कैन डू इज़ बिहेवियर चेंज। लोगों को ये समझाने की ज़रूरत है कि एंटार्क्टिक का जो एनवायरनमेंट है बहुत ही फ्रेजाइल है, बहुत ही वीक है वहाँ का इकोसिस्टम। कोई भी चीज़ छोटी सी होती है, जैसे हम लोगों ने 2000 अगस्त मंथ की जो मैगजीन थी, हमने वहाँ टिपिंग पॉइंट्स के बारे में बात किया था। अर्थ के ऊपर 9 टिपिंग पॉइंट्स हैं, एंटार्क्टिका इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। तो क्या होता है कि अगर वर्ल्ड में कहीं पर भी कोई क्लाइमेट चेंज को लेकर कोई प्रॉब्लम होती है या फिर इन टिपिंग पॉइंट्स में एक के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, तो उससे ओवरऑल जो रेगुलर जो डेली बेसिस का वेदर होता है उस पर भी, और जो लॉन्ग टर्म में क्लाइमेट होता है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये हमें समझना पड़ेगा, लोगों को प्रॉब्लम समझानी पड़ेगी कि एंटार्क्टिका का एनवायरनमेंट कितना फ्रेजाइल है। सो दिस इज़ इट अबाउट प्रोटेक्टिंग दी एंटार्क्टिक एनवायरनमेंट। सेकेंड टॉपिक फ्रॉम एनवायरनमेंट सेक्शन इज़ क्लाइमेट एक्शन प्लान फॉर द कोस्टल सिटीज़। थोड़ा सा लेंदी है ये वाला टॉपिक, इसमें हम क्लाइमेट एक्शन प्लान के बारे में जानेंगे। प्रोसेस क्या होता है क्लाइमेट को लेकर अगर कोई एक्शन प्लान बनाना होता है तब, और ज़रूरत क्या है कोस्टल सिटीज़ के लिए क्लाइमेट एक्शन प्लान की, गवर्नमेंट ने अभी तक क्या एक्शंस लिए हैं, और एक इफ़ेक्टिव क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, एंड उसके बाद कंक्लूजन। तो कोस्टल सिटीज़ के लिए सिंस क्लाइमेट चेंज होता ही जा रहा है, बहुत सारे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, फ्लड्स काफ़ी हाई इंटेंसिटी के साथ देखने को मिल रहे हैं, लैंडस्लाइड्स भी हो रहे हैं, तो BMC जो कि एक मुंबई का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, उन्होंने एक ड्राफ्ट किया है मुंबई क्लाइमेट एक्शन प्लान, ताकि क्लाइमेट से होने वाले जो भी चैलेंजेस हैं उन्हें कैसे टैकल किया जाए। एक्शन प्लान में क्या होता है, आप एक स्ट्रैटेजी बनाते हो, बहुत डिटेल्ड फ्रेमवर्क बनाते हो, किस तरीके से आप ग्रीन हाउस गैस के एमिशंस को रिड्यूस करोगे, उसमें क्या आप मेजर्स लोगे, क्या प्लानिंग करोगे, और कैसे कैसे सारा चीज़ें रोल आउट करेंगी, और कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी, ताकि अगर जस्ट इन केस क्लाइमेट चेंज के कोई नेगेटिव आउटकम्स होते हैं उन्हें आप कैसे टैकल करोगे। इस प्लान में उन्होंने बताया था कि वो अपनी रेजिलियंस को इम्प्रूव करेंगे ताकि सिटी अडेप्ट भी कर सके आने वाले हज़ार्ड्स के अकॉर्डिंगली। अब प्रोसेस क्या होता है, जब आप एक क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाते हैं, आप ओवरऑल विजन देखते हैं क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने का एंड अडेप्ट करने का। अडेप्ट मतलब अभी प्रेजेंट में जो है उसके प्रति अपने आप को ढाल लेना, वैसा बना लेना ताकि वो चीज़ हमें परेशान ही ना करे। मिटिगेशन का मतलब होता है कि उसके रिस्क को रिड्यूस करने की कोशिश करना, उसकी गंभीरता को कम करना। हमें कुछ पॉलिटिकल कमिटमेंट्स चाहिए होंगे, डेफिनेट सी बात है, हमें लेजिस्लेचर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, हमें कानून बनाने पड़ेंगे, क्योंकि उन्हें एनफोर्स करने के लिए गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए होता है। हमें कम्युनिकेशंस के प्लान बनाने पड़ेंगे। कोई भी बड़ा प्लान होता है, अगर वो सिर्फ अपर लेवल तक ही एग्जिस्ट करता है और ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंचता तो उसके इम्प्लीमेंटेशन में इश्यूज़ होते हैं। कम्युनिकेशन के लिए आपको सिटीजन्स तक को अवेयर करना पड़ेगा कि कैसे कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है और गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है, कैसे वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप कम्युनिकेशन को डिसेंट्रलाइजेशन से भी कनेक्ट कर सकते हैं। मल्टी स्टेक होल्डर एंड क्रॉस सेक्टोरल सपोर्ट। क्रॉस सेक्टोरल मतलब डिफरेंट सेक्टर्स, रोड्स हो गए, पोर्ट्स हो गए, रेलवेज़ हो गया, एनर्जी हो गया, दूसरे ट्रांसपोर्ट के हो गए, एनवायरनमेंट सेक्शन हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया। हमें अलग अलग सेक्शन से सपोर्ट लेना होगा।
मल्टी स्टेक होल्डर यानी कि हिस्सेदार, अलग अलग तरह के हिस्सेदार होंगे। स्टूडेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट चाहिए होगी हमको, मिलिट्री का सपोर्ट चाहिए हो सकता है किसी एंगल से। तो डिफरेंट डिफरेंट जो हिस्सेदार हो सकते हैं, प्राइवेट का सपोर्ट चाहिए, गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए, NGOs का सपोर्ट चाहिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का सपोर्ट चाहिए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। फिर हमें आइडेंटिफाई करने और प्रायोरिटाइज करने हैं। आइडेंटिफाई करने का मतलब होता है अगर हम किसी पर्टिकुलर एक इट्स लाइक टारगेटेड एक्शन प्लान बनाना। अगर हमको जो टेम्परेचर का इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ हो रहा है उसके स्पेसिफिक बनाना है तो उसके लिए अलग से प्रायोरिटी सेट करनी होगी। और अगर हमें लेवल जो सी का जो लेवल राइज हो रहा है उसके लिए बनाना है तो उसके लिए अलग से प्रायोरिटी सेट करनी होगी। देन वी नीड टू डेवलप ए प्लान फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। सिर्फ फिगर आउट करना, आइडेंटिफाई करने से बात नहीं बनेगी, उसको प्लान करना, उसकी मॉनिटरिंग, उसका फीडबैक, उसका इम्प्लीमेंटेशन इन लेटर एंड स्पिरिट। लेटर का मतलब होता है कि आपने ड्राफ्ट तो कर लिया, स्पिरिट का मतलब होता है कि आप उससे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। ज़रूरत क्या है कि हमको कोस्टल सिटी, अब मुंबई एक कोस्टल सिटीज़ है इसलिए BMC ने वहाँ पर एक ड्राफ्ट प्लान किया है। अब कोस्टल सिटीज़ में क्या रिक्वायरमेंट है, कोस्टल फ्लडिंग होती है, सी लेवल राइज हो रहा है, बहुत सीधी सी बात है। स्टॉर्म सर्जिस, इरोजन होता है वहाँ पर, सॉल्ट वाटर आता है। जब आप लोगों ने देखा होगा जो मरीन बीच है वहाँ पर, जो अगर कोई आप मुंबई में विज़िट किए आपने या फिर आप मुंबई कभी गए हो या फिर आप रहते हैं वहाँ पर तो आपने देखा होगा जिस तरीके से वहाँ पर जो सॉल्ट वाटर आता है जो और जो फ्लडिंग आती है उसके कारण सॉल्ट वाटर का इंट्रूजन होता है विद इन द सिटी, वो सारी की सारी सिचुएशन को वहाँ ख़राब कर देता है। एंड इट ऑल्सो इनंडेट कोस्टल इकोसिस्टम्स, और वहाँ के वेटलैंड्स को भी एलिमिनेट कर देता है। इनंडेट का मतलब होता है, देखिए जब फ्लड आती है तो फ्लड में क्या होता है, आप एक ड्राई एरिया होता है और ड्राई एरिया को वो वेट कर देती है फ्लड में, यानी क्योंकि एक्सेस में वाटर आता है, बट ये टेम्परेरी होता है, यानी कि जो ड्राई एरिया वेट बन जाता है टेम्परेरी बनता है। इनंडेशन के अंदर यही ड्राई एरिया वेट बनता है बट ये परमानेंट हो जाता है, यानी कि वो पानी वहाँ पर ठहर जाएगा परमानेंट। इस कारण जो वेटलैंड्स होते हैं, वेटलैंड्स आप लोगों को पता होगा कि रामसर कन्वेंशन के अंदर इनका प्रिजर्वेशन होता है, वेटलैंड्स ही एलिमिनेट हो जाते हैं। अब वेटलैंड्स एलिमिनेट कैसे, वेटलैंड का मतलब होगा कोई लेक है, कहीं पानी इकट्ठा है, उसे वेटलैंड बोलते हैं। बट एलिमिनेट होने का मतलब है कि ये सॉल्टी वाटर भी यहाँ आ सकता है, फ्लड वाटर उसको पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को उस मोमेंट के लिए। वो फ्यूचर में बाद में दोबारा से वहाँ पर ग्रो हो जाए दैट्स अ डिफरेंट मैटर, बट उस मोमेंट के लिए उसको डिस्ट्रॉय कर देगा वहाँ पर जो इकोसिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हम लोग सुनते रहते हैं, जैसे कि हम लोगों ने साइक्लोन तौके के बारे में सुना था, ये 5 स्टेट्स में आया था, केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र एंड गुजरात में। तो IMD ने, जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उन्होंने कहा था कि साइक्लोन्स के मामले में नंबर और इंटेंसिटी दोनों ही इंक्रीज़ हुए हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटेंस ज़्यादा हो गए, इंटेंसिटी भी बढ़ गई है और जो फ्रीक्वेंसी है आने की वो भी बढ़ गई। और ये स्पेशली जो चेंजेस हमने देख रहे हैं ये 1980s के बाद हम देख रहे हैं, यानी कि पिछले 40 सालों में ये ज़्यादा हुआ है, 4 डेकेड्स में, और ये अरेबियन सी में ज़्यादा है। मेंस में एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि विद रिस्पेक्ट टू बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी जो साइक्लोन फॉर्मेशन होता है उस पर। फूड को लेकर इनसिक्योरिटी बढ़ रही है। क्लाइमेट चेंज जो कोस्टल सिटीज़ में हो रहा है उसके कारण क्रॉप का न्यूट्रिशन कम हो रहा है और यील्ड यानी कि जो प्रोडक्शन हो रही है वो भी कम हो रही है। फिशेस का डिप्लीशन हो गई। फिशेस का डिप्लीशन का एक ये भी पॉइंट होता है कि मतलब सी वाटर अगर इधर अंदर को आ रहा है उसमें चेंजेस हो रहे हैं, फिर फ्लड का वहाँ पर इनंडेशन वगैरह हो रहा है। पानी में अगर बार बार चेंज आता रहेगा बहुत फ्रिक्वेंट टाइम में तो फिशेस का नुकसान ज़्यादा होगा। अगर एक टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ वाटर वहाँ पे मेंटेन रहेगा, जो सॉल्ट वाटर रहेगा वो अगर एक मेंटेन रहता है एक लेवल तक तो वहाँ फिशेस सर्वाइव कर सकते हैं, बट अगर वो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी से चेंज होता रहेगा तो वह फिशेस का भी डिप्लीशन हो जाएगा। उसके अलावा प्लांट एंड इंसेक्ट स्पीशीज़ का भी लॉस हो रहा है। क्लाइमेट चेंज के कारण जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होते हैं उसमें और क्लाइमेट की जो वेरिएबिलिटी आती है उसके कारण जो फूड सिक्योरिटी में अवेलेबिलिटी यानी कि प्रोडक्शन ही कम हो जाएगा। जब प्रोडक्शन ही कम होगा तो आगे एक्सेस भी नहीं हो पाएगा, और एक्सेस होगा सिंस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है तो प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे और इनकम रिड्यूस होगी। उसके मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, पॉपुलेशन भी हो सकता है इनकम का फैक्टर और अनएम्प्लॉयमेंट। देन इंसिडेंट्स ऑफ डिजीज़ और क्वालिटी कम हो जाएगी तो डिजीज़ बढ़ेंगी क्योंकि न्यूट्रिशन का लेवल कम हो जाएगा। एंड स्टेबिलिटी इंक्रीज डिस्ट्रप्शन, बार बार उसमें रुकावटें आएंगी। अगर कोई भी प्रोडक्शन में अगर जो सप्लाई चेन होता है, सप्लाई चेन में अगर आपको पता का इश्यूज़ आ रहे हैं तो उसमें डिस्ट्रप्शन आएगी, तो स्टेबिलिटी नहीं है फूड सिक्योरिटी को लेकर। ये क्लाइमेट ये ना काफ़ी अच्छा बनाया है इन्होंने, यू कैन यूज़ इट इन मल्टीपल आंसर्स GS3 में स्पेसिफिकली। बायोलॉजिकल हज़ार्ड्स, बहुत सारी डिजीज़ होती हैं जो पानी के कारण होती हैं। अब आपको पता होगा कि कौन सी होती है, आई थिंक हैजा होता है शायद, इफ़ आई एम नॉट, कॉलरा होता है शायद, मतलब
डिजीज़ के नाम मैं पता नहीं कर पा रहा, आई थिंक कोई मेडिकल स्टूडेंट होगा जो सुन रहा होगा तो प्लीज़ क्लियर। आई थिंक कॉलरा होता है, पानी के कारण होता है ना, गंदे पानी की वजह से हो जाता है। एंड और भी बहुत सारी ऐसी डिजीज़ होती हैं जो वाटर के कारण होती हैं, स्पेशली वहाँ पर जो मॉस्किटोज़ एंड जो रोडेंट्स वगैरह होते हैं, चूहे वगैरह होते हैं, दे कैरी ऑल दोज थिंग्स। लाइफ एंड प्रॉपर्टी होता है, इट्स अ वेरी जनरल पॉइंट। हरिकेन्स आते हैं, सुनामीज आते हैं, पूरी की पूरी घर वर को तोड़ देते हैं। एंड कोई भी ऐसा रेजिडेंशियल एरिया होता है, पेड़ वगैरह उखाड़ जाते हैं, कोई फार्म हाउस होते हैं, सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो ये भी नुकसान होता है। इसलिए ज़रूरत है कि हम लोग कोस्टल सिटीज़ के लिए क्लाइमेट एक्शन प्लान लेके आएँ। गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए अभी तक? 2009 में स्टेट एक्शन प्लान्स बनाए गए थे, यानी कि स्टेट लेवल पर एक्शन प्लान होंगे। और ये बेसिकली जो हमारा नेशनल एक्शन प्लान था क्लाइमेट चेंज को लेकर, उसके विदिन हम लोगों ने स्टेट लेवल पे बनाए थे, और उसी के साथ कंसिस्टेंसी, यानी कि मेजर प्रोविजंस नेशनल एक्शन प्लान में थे, फिर उनको फर्दर डिसेंट्रलाइज किया गया था स्टेट एक्शन प्लान में। ओडिशा का जो क्लाइमेट एक्शन प्लान है, ये पहला भारत का ऐसा स्टेट था जिन्होंने अपना कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट एक्शन प्लान बनाया था। और उसके बाद मुंबई सिटी का एक्शन प्लान है, इसमें भी मिटिगेशन और एडेप्टेशन की बात की गई है। गुजरात का क्लाइमेट एक्शन प्लान है, यहाँ उन्होंने बात की थी कि कैसे हम लोग क्लाइमेट रेजिलिएंट फ्यूचर बनाएंगे जो सस्टेनेबल होगा। सस्टेनेबिलिटी वर्ड ब्रंटलैंड कमीशन से आया था, और सस्टेनेबल वर्ड का मीनिंग ही ये होता है कि वो चीज़ जो पास्ट में एग्जिस्ट कर रही थी, जो हमारे लिए वैल्यूएबल है, उसको प्रेजेंट में हम प्रिजर्व करें और फ्यूचर के लिए उसको ऐसे मेंटेन करें कि फ्यूचर में भी वो आगे सर्वाइव करें। नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंडर आता है। एंड इसमें स्टेबल मैनेजमेंट कैसे करना है आपको कोस्टल एरिया का एंड मरीन एरिया का, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है। देन नेशनल, ये ना सारे याद नहीं कर पाओगे आप। इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि जैसे कुछ स्टेट्स के नाम आ गए, ओडिशा इज़ द फर्स्ट स्टेट टू डू दिस, और मुंबई वाला तो हम लोग अभी पढ़ ही रहे हैं, टॉपिक का टाइटल ये था कि मुंबई के जो BMC उन्होंने क्लाइमेट को बनाया था, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा NCSC में आप नाम लिख दो कि इनके भी कुछ प्रोविजंस हैं नेशनल कोस्टल मिशन के, ये इतना काफ़ी रहेगा। तो नेशनल कोस्टल मिशन के अंडर जो भी इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है वो भी आता है। ICD क्या है, इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी और कुछ प्रोसेस है कैसे हम लोग कोस्टल जोन्स का सस्टेनेबल मैनेजमेंट कर सकते हैं। इनके बारे में हल्का हल्का ही जान लो, ये एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं, ये अगर याद रह जाएगा, ये लिख देंगे आप, तो आपके आंसर की वैल्यू ज़्यादा बेटर होगी इन कंपैरिजन टू कि आप ये याद करेंगे नेशनल कोस्टल मिशन क्या है, क्या एड्रेस करता है, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा है एग्जाम्पल्स की। तो इतने सारे इनिशिएटिव लेने के बावजूद भी हमारे जो कोस्टल सिटीज़ हैं अभी भी काफ़ी वल्नरेबल हैं। वल्नरेबल का मतलब होता है एक्सपोज टू थ्रेट, यानी कि यहाँ पे खतरा ज़्यादा है। जैसे वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे ग्रुप जिनको इकोनॉमिक लेवल पर, सोशल लेवल पर, पॉलिटिकल लेवल पर काफ़ी खतरा होता है सोसाइटी में, यानी कि वो बहुत, उनको थ्रेट बहुत होता है, दे कैन ईजिली गेट ड्रेन अवे बिकॉज ऑफ ऑल दिस इशूज़। तो हम क्लाइमेट चेंज को, क्लाइमेट का जो एक्शन प्लान बना रहे हैं उससे ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और हमारा टारगेट रहेगा कोस्टल सिटीज़। हमें इम्प्लीमेंटेशन करना होगा अच्छे तरीके से, यानी कि वही लेटर एंड स्पिरिट, सिर्फ बनाना नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन भी करना है विद स्पिरिट। फंडिंग सपोर्ट चाहिए होगा, तो हमको हो सकता है कि हमको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर जंप करना पड़े, करना भी चाहिए, क्योंकि फंडिंग तो ज़्यादा वहीं से आती है। तो ज़्यादा पैसा आएगा तो ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़्यादा अच्छे लॉजिस्टिक्स, ज़्यादा अच्छी प्लानिंग हो पाएगी, और बहुत ही हमें दोनों चीज़ों पे काम करना होगा, शॉर्ट टर्म में भी एंड लॉन्ग टर्म में भी। अब आप एथिक्स की जब केस स्टडीज़ करते हैं सॉल्व, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि हम लोग एथिक्स की केस स्टडीज़ में जब अपने सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, हमारा फोकस ये होता है शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज़ एंड लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज़, कैसे हम आगे कर सकते हैं। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी सपोर्ट, दैट्स वेरी जनरल। गाइडिंग प्रिंसिपल क्या होंगे कोस्टल सिटी क्लाइमेट एक्शन प्लान के? पहले एम जो होना चाहिए, ग्रीन हाउस गैस का एमिशन ही अगर हम कम कर देंगे तो क्लाइमेट चेंज होना ही बंद हो जाएगा। एक होता है कि इट्स लाइक प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। क्योर क्या कर रहे हैं कि अब फ्लड्स आ गई, अब हम कैसे बचाएं सिटी को। दूसरा होता है कि हम लोगों ने ग्रीन हाउस गैस के एमिशन ही अगर कम कर दिए तो फ्लड आने के चांसेस ही कम हो जाएंगे। और हमें कुछ ऐसे मिटिगेशन के स्ट्रेटजीज़ पे काम करना पड़ेगा जहाँ पर एमिशन बहुत ही लो होता है। तो गाइडिंग प्रिंसिपल हम लोगों ने जो ऊपर ये टाइटल देखा था, इसी को थोड़ा सा और डिटेल में देख सकते हैं कि क्या क्या गाइडिंग प्रिंसिपल होने चाहिए सिटी एक्शन प्लान के। एक तो बहुत एम्बिशियस प्लान होना चाहिए, यानी कि हमें गोल सेट करने हैं और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट भी करना, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। हमारा विजन का मतलब होता है कि हम समथिंग दैट वी सेट टू डू इन द फ्यूचर, सम एनलार्ज आइडिया दैट वी सेट इन द फ्यूचर। इंक्लूसिव होना चाहिए, यानी कि आपको पर्टिकुलर ग्रुप्स को, स्टेक होल्डर को, कम्युनिटीज़ को मिला के चलना होगा। फेयर होना चाहिए, यानी कि सॉल्यूशंस इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट किए जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे ये जो फेयरनेस का कॉन्सेप्ट है, ये हमारे पेरिस के जो क्लाइमेट चेंज का जो हुआ था पेरिस अकॉर्ड, उसमें बात की गई थी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके पास इतनी फंडिंग नहीं होती है, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो उनको पैसा देंगी ताकि वो ले सके। एग्जैक्टली सेम चीज़ हमें यहाँ भी करनी होगी। देयर आर सोसाइटीज़ में ऐसे ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके पास इतना कंट्रीब्यूशन के लिए नहीं होगा, या फिर ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई कमेटी या कमीशन होगा जिसके पास इतना
पॉसिबल नहीं हो पाएगा फंडिंग करना, सपोर्ट करना, तो हम उनसे उतने ही सॉल्यूशंस की डिमांड करें जितना उनसे पॉसिबल है। जिनके पास ज़्यादा पॉसिबिलिटी उनसे ज़्यादा डिमांड किया जाए। जैसे आप जोमेटो की बात करते हैं, एक जोमेटो है कंपनी और एक रिलायंस है। अब आप दोनों को सेम लेवल पर नहीं तोल सकते। जोमेटो उतना कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता जितना रिलायंस कर सकता है। रिलायंस को, टाटा को फिर भी आप एक लेवल तक मेजर कर सकते हैं। या फिर कोई दूसरा, आप जैसे स्विगी ले लीजिए, स्विगी इतना बड़ा इनिशिएटिव नहीं है जितना टाटा है, तो हमको दोनों को अलग अलग लेवल से ट्रीट करना होगा। कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए और इंटीग्रेटेड होना चाहिए। इसमें आपको गाइडिंग, अब ये कीवर्ड के मीनिंग तो आप समझते ही हैं, ये तो बहुत आसान से शब्द हैं। रेलेवेंट होना चाहिए। रेलेवेंट का अर्थ ये हो गया कि आपने जो प्लान बनाया है, अगर वो आप कोस्टल सिटीज़ के लिए बना रहे हैं तो कोस्टल के लिए बनाइए। ये नहीं कि वो एक मेजर जो टेरिटोरियल जो लैंड एरिया होता है उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। बेनिफिट उसके अकॉर्डिंग जाना चाहिए जो कोस्टल को ध्यान में रख के हो। एक्शनेबल होना चाहिए। आपके प्लान पेपर पर नहीं होने चाहिए कि पेपर पर तो बन गया लेकिन जब इसको प्रैक्टिकली करने लगे तो पॉसिबल हो नहीं पाया। एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, यानी कि आपको साइंटिफिक जो एविडेंसेस ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं उनको देखना पड़ेगा। अपनी कंट्री में क्या अभी तक रिसर्च की गई है, क्या चीज़ें पॉसिबल हैं, और दूसरी कंट्रीज़ के जो हम बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उन्हें कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ट्रांसपेरेंट एंड वेरीफाइबल, तो कोई ना कोई अकाउंटेबल होना चाहिए। एंड एथिकल कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए, कोई करप्शन ना हो बीच में, क्योंकि ये एक सोसाइटी के वेलफेयर की चीज़ है। इसमें कोई भी अगर गलत चीज़ करता है तो उसमें नुकसान सबको होगा। तो गाइडिंग प्रिंसिपल हो गए। फिर कोस्टल रिस्क असेसमेंट, अगर हमको इसे और बेटर करना है देन वी ऑल्सो नीड टू मेक श्योर कि हम जो रिस्क है उनका असेसमेंट करें कि कितना कितना रिस्क रहेगा। डेटा हम कलेक्ट करें, फ्यूचर के क्लाइमेट के प्रोजेक्शन क्या हो सकते हैं, यानी कि अगर फ्यूचर में हम इस स्टेप को लेके जाएंगे तो कितना हमें रिस्क होगा, कितना हमें बेनिफिट होगा। असेसमेंट उसी चीज़ को बोलते हैं। जैसे एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, 2020 के मेंस में आया भी था ये। तो एनवायरनमेंट के ऊपर अगर आप कोई फैक्ट्री सेटअप कर रहे हैं तो उसके आसपास के एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका असेसमेंट करना, ये पूरा प्रोसीजर होता है। और हमें उस प्लान को इस तरीके से प्रेजेंट करना होगा कि वो डिज़ास्टर प्रूफ भी रहे। हमारा जो एक्सेस है क्लाइमेट की इन्फॉर्मेशन की सर्विसेज को लेकर, अगर हमारे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहेगी तो हम अच्छे इन्फॉर्म डिसीजंस बना पाएंगे। हम अपने फ्यूचर कंडीशंस के लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से कंडीशंस के लिए बेटर प्रिपेयर कर पाएंगे। हम उस इन्फॉर्मेशन का इतना अच्छा यूटिलाइजेशन कर पाएंगे कि हमारा जो प्लान बनेगा उसका रिस्क असेसमेंट भी बेहतर होगा और उसमें डिज़ास्टर प्रूफ हम लोग पॉलिसीज़ पे काम कर पाएंगे। बिल्डिंग कैपेसिटी, क्षमता बढ़ाने की भी ज़रूरत है। मल्टीपल सिटी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, अलग अलग एजेंसीज़ को अलग अलग तरीके के एक्शन और अलग अलग तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए। उसके बाद वही कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड क्रॉस सेक्टोरल अप्रोच। CRZ, कोस्टल रेगुलेशन जोन, यहाँ पर कि किस तरीके से हमारे हर बार इन इश्यूज़ की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, सीवियरिटी इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, साइक्लोन्स की, फ्लड वगैरह की। तो अर्जेंटली हम इन कोस्टल रेगुलेशन जोन्स के ऊपर किस तरीके से डेवलपमेंट करें ताकि स्पेशली जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं, यानी कि जो वैज्ञानिक सिद्धांत हैं, उनके अकॉर्डिंगली हम इसे कैसे ईजिली और क्विकली टैकल करें। कंक्लूजन में इम्पैक्ट जो होगा क्लाइमेट चेंज कोस्टल सिटीज़ के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रेपरकेशन क्या हो सकते हैं उनके ऊपर ध्यान रखना है हमको। और अर्जेंट ज़रूरत ये है कि क्लाइमेट चेंज को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, एकेडमिक्स में इंटीग्रेट करना पड़ेगा, साइंटिफिक रिसर्च में इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जो भी अपकमिंग पॉलिसीज़ है हर चीज़ में हमें एनवायरनमेंट को लेकर थोड़ा चीज़ों को ध्यान में रख के तब चलना पड़ेगा। डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हम लोगों ने ग्रीन बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है नहीं, सर्कुलर इकोनॉमी को हमने यूज़ किया है नहीं किया है, नेट ज़ीरो वेस्ट को हम लोगों ने यूज़ किया है नहीं किया है। सो दिस इज़ इट, दिस वाज योर टॉपिक। 15 मिनट्स कुछ लगे इस टॉपिक में। एनवायरनमेंट का टॉपिक नंबर 5.3 है एयर पॉल्यूशन मेजरमेंट। तो WHO ने अपना एक अपडेट दिया है जो 2005 में एक ग्लोबल एयर पॉल्यूशन के स्टैंडर्ड्स थे उसमें अभी अपडेट दिया है। तो पॉल्यूटेंट के नाम है, उसका एक एवरेजिंग टाइम है, एंड देन 2005 में और अभी में बेसिकली ये एयर क्वालिटी की गाइडलाइंस हैं। 2005 के बाद 2021 में उसकी गाइडलाइंस में अपडेट किया है। तो 1987 के बाद WHO ने पीरियोडिकली इशू किए हैं। अब आप इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये WHO यहाँ पर बहुत स्पेसिफिक है। मे बी ये आपको लगे कि ईजी है, बट UPSC कैन आस्क दिस क्वेश्चन कि ये जो गाइडलाइंस हैं एयर क्वालिटी की, क्या ये WHO देता है या फिर ये यूनाइटेड नेशन का एनवायरनमेंट प्रोग्राम देता है या फिर IUCN ऐसे करके, या फिर जो कोई रियो अर्थ समिट में कोई ऐसा कोई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ऐसा होता है, या फिर किसी भी दूसरा ऐसा जो एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन को लेकर है। बट यहाँ पर WHO इज़ मोर अबाउट लाइक हेल्थ। तो WHO ने ही पीरियोडिकली इस तरह के एयर क्वालिटी के गाइडलाइंस इशू किए हैं। इनसे बेनिफिट ये मिलता है कि इस पर गवर्नमेंट और सोसाइटी अब किस तरीके से ह्यूमन का एक्सपोजर जब होता है एयर पॉल्यूशन को लेकर उसे रिड्यूस कैसे कर सकती हैं, ये वो गाइडलाइंस होती हैं। ओवरऑल इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि क्वांटिटेटिव हेल्थ बेस्ड रिकमेंडेशन। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है क्वांटिटी में, यानी कि उसके अंदर जो आप जैसे आप ऊपर देखेंगे गाइडलाइंस के अंदर,
तो ये नंबर्स हैं, इनके बारे में हम अभी जानेंगे। 25 से कम किया, बेसिकली उन्होंने कहा था कि इनके जो लेवल्स हैं उनको कम करने की ज़रूरत है। 2005 में एक लेवल दिया था, 2021 में एक लेवल दिया गया था। एक बार हम ये देख लेते हैं ये ओपन AQ क्या होता है। एयर क्वालिटी एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग एफर्ट है जहाँ से आप ओपन सोर्स का डेटाबेस को एग्रीगेट करते हो। किस तरीके से हम एयर क्वालिटी के डेटा को गैदर कर सकते हैं रियल टाइम में गवर्नमेंट एजेंसी से। रियल टाइम का मतलब हो गया, मान लीजिए आज का जो वेदर है दिल्ली, गुड़गांव, बॉम्बे, कोलकाता, वो चाहे तो वो गवर्नमेंट का जो डेटा है वो इंस्टेंटली यूजिंग द हेल्प ऑफ ओपन AQ वो साइंटिफिक डेटाबेस में ऐड होता रहता है, जिससे हम फर्दर उसका एनालिसिस कर सकते हैं, उसके बाद फर्दर रिस्क असेसमेंट कर सकते हैं। गाइडलाइंस से मैनेजमेंट को बहुत हेल्प मिलती है कि कौन से टाइप का पर्टिकुलेट मैटर है, मान लीजिए ब्लैक कार्बन है, एलिमेंटल कार्बन है, या फिर कोई अल्ट्राफाइन पार्टिकल्स हैं, ये कहाँ कहाँ से इनका ओरिजिन हो रहा है और करंटली कितने इनसफिशिएंट है जो हमारे पहले के अवेलेबल एविडेंसेस हैं। अब जो न्यू गाइडलाइंस हैं ये आउटडोर एंड इंडोर एनवायरनमेंट के लिए दोनों जगह एप्लीकेबल हैं। हो सकता है कि आपके लिए ये क्वेश्चन बन जाए कि एयर क्वालिटी के जो ये गाइडलाइंस हैं ये सिर्फ आउटडोर वाली हैं, इंडोर की अलग होती है। नहीं, ये जो न्यू गाइडलाइंस हैं, प्रेजेंट में जो गाइडलाइंस है ये दोनों के लिए अवेलेबल हैं। वाइल्स नॉट लीगली बाइंडिंग, अब जो WHO की गाइडलाइंस हैं ये लीगली बाइंडिंग नहीं है कि आपको गवर्नमेंट के ऊपर कोई प्रेशर होगा कि उनको इतना कम करना ही करना है। बाकी WHO की काफ़ी गाइडलाइंस होती हैं जो लीगली बाइंडिंग होती हैं। एयर क्वालिटी के ये जो गाइडलाइंस हैं ये एविडेंस इन्फॉर्म्ड टूल हैं, यानी कि जो लोग नीति बनाएंगे, यानी कि कानून को जो बनाते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, उनको गाइड करेगा, उनको थोड़ा सा मार्गदर्शन करेगा कैसे हम एयर पोल्यूशन के लेवल्स को रिड्यूस कर सकते हैं और फर्दर जो डिजीज़ का जो भार है, यानी कि बीमारियों का जो बर्डन होता है उसे भी हम डिक्रीज़ कर सकते हैं। एयर पोल्यूशन को मेजरमेंट के लिए इंडिया में और उसका फर्दर क्या कंपैरिजन हो सकता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में, इसके बारे में देख लेते हैं। अगर हम बात करें एयर मॉनिटरिंग नेटवर्क की एंड एजेंसीज़ की कौन कौन इन्वॉल्व है, तो सबसे पहला नाम आपके पास आना चाहिए CPCB का, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इन्होंने नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग, नाक, आप इसको नाक भी बोल सकते हैं, एम को साइलेंट रख के, ये अपना खुद का लर्निंग का प्रोसेस होता है। तो 1984 में इन्होंने नाक स्टार्ट किया था और ये जनरली 7 स्टेशंस में था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन लेटर इसको रीनेम कर दिया गया था NAMP, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। अब जो मॉनिटरिंग है करता कौन है, 2-3 चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। CPCB करता है, स्टेट का पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी करता है, पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटीज़ हैं, और नीरी जो कि नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसमें इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि क्या जो एयर क्वालिटी की गाइडलाइंस है उसकी मॉनिटरिंग सिर्फ सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड करता है, स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड नहीं करता? जी नहीं, स्टेट वाला भी करता है, सेंट्रल वाला भी करता है, बाकी कंट्रोल कमेटीज़ भी करती हैं और नीरी भी करता है। ऐसा क्वेश्चन एक आया था, आई थिंक वाटर को लेकर आया था 2017 या 18 के अराउंड, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मतलब क्वेश्चन के ऊपर नज़र है, एग्जैक्टली ईयर याद नहीं है कहाँ पर आया था, बट ऐसा एक क्वेश्चन था कि वो स्टेट में करता है, सेंटर में नहीं करता है। उसके बाद इनका काम क्या होता है, जनरली उसमें यूनिफॉर्मिटी लेके आना, कंसिस्टेंसी लेके आना डेटा में, ताकि डेटा में कोई ऊपर नीचे ना हो, सेंटर के पास कोई अलग डेटा हो, स्टेट के पास अलग डेटा, उनको कोऑर्डिनेट करना, उनमें यूनिफॉर्मिटी रखना, फिर उन्हें टेक्निकल एंड फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करना ताकि वो फर्दर उस इम्प्लीमेंटेशन को स्ट्रेंथन कर सकें। नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एयर क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स के लिए जो CPCB के एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, जो कि बेसिकली नाक में है, नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में, ये 12 पैरामीटर्स हैं। यानी कि आपको ये याद रखना पड़ेगा, ये याद रखने की चीज़ें, इस पर पहले क्वेश्चन बन चुके हैं और ये आगे भी बन सकते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, PM 2.5 10, ओजोन, लेड और ये अमोनिया, देन पायरीन, बेंजीन, आर्सेनिक एंड निकल, ये सारे आपको याद रखने पड़ेंगे। आप इसका या तो कोई शॉर्टकट बना लीजिए या फिर जैसे भी आपको सहूलियत लगे, बट आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। मैं इस पर थोड़ा जोर दे के बोल रहा हूँ क्योंकि ये सवाल आ चुके हैं पहले भी और ये 2-3 फॉर्मेट में पूछे गए हैं। नाक जो पहले WHO के जो एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स थे, यानी कि 2005 की जो गाइडलाइंस थी, उनको मीट नहीं कर पाया था, क्योंकि जो अपडेटेड गाइडलाइंस है वो थोड़ी सी कंसिडरेबली अभी डिफर भी कर रही हैं, और उस समय जब नाक के अकॉर्डिंगली जो प्रोसेस चल रहा था वो इंडिया में थोड़ा सा डिफरेंस था। अब हमको ये सब याद नहीं रखना है किसका कितना, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इतना डिटेल में नहीं जाना होता है। आप इतना याद रख लेंगे कि हाँ, CPCB के जो 12 नोटिफाइड पैरामीटर्स हैं उसमें कौन से, उसमें पूछ लेगा आपसे कि आर्सेनिक इसमें आता है नहीं आता, तो आपको लगेगा कि आर्सेनिक तो जनरली हमको वाटर में मिल सकता है, ग्राउंड वाटर के अंदर मिलेगा, या फिर आपसे पूछ लेगा कि बेंजीन को, एक तो बेंजीन को लेके आया क्वेश्चन आ चुका था, अदरवाइज इट कैन आस्क यू कि ठीक है PM 2.5 होता है, PM 10 होता है, क्या निकल भी होता है। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछा जाएगा। ये किसकी पॉल्यूटेंट की कितना एवरेजिंग टाइम स्टैंडर्ड, ये याद नहीं हो सकता, तो इतना आपको समझना पड़ेगा क्या छोड़ना है क्वेश्चन में, कौन सा ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, किसको इग्नोर करना है, किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है।
एयर पोल्यूशन को मेजर करना इंपॉर्टेंट क्यों है? अब आप इस लाइन को देख के खुद ही समझ जाएंगे कि एयर पोल्यूशन को मेजर करना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। और ये आपसे मेंस में वो कभी नहीं पूछेगा कि इसको मेजर करना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये सिर्फ आपकी समझ के लिए है। लेवल ऑफ पॉल्यूटेंट्स जो भी चल रहे हैं उनको एसेस करना कि क्या लेवल चल रहा है। जब हमें ये पता चलेगा कि ये लेवल चल रहा है इस पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट का, मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड का बहुत ज़्यादा है और PM 2.5 का बहुत कम है, मैं कह रहा हूँ मान लीजिए एग्जांपल, तो आप कार्बन मोनोऑक्साइड के जो प्रोविजंस है, मेजर्स हैं, उन पर ज़्यादा काम करेंगे। PM 2.5 पे आपको इतना फोकस नहीं करना है। लेकिन आपके पास अगर असेसमेंट ही नहीं है तो हो सकता है कि आप कार्बन मोनोऑक्साइड पर इतना फोकस नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप PM 2.5 पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है। इसलिए इनको एसेस करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर इफेक्टिव स्ट्रेटजीज़ ने क्या ना, ये चेक करना कि इनके सोर्सेज क्या हैं, कहाँ कहाँ से निकल के आ रहे हैं, और वो एरियाज़ उन्हीं को टारगेट करना जहाँ पर एयर पोल्यूशन बहुत वर्स्ट केस में है। पहले उनको टारगेट करना ताकि वहाँ पर हम मिटिगेट कर पाएँ, और जो इवॉल्विंग एरियाज़ है जहाँ पर पोल्यूशन अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है उसको हम एडेप्टेबल बना पाएँ। इसकी मदद से हम फर्दर एयर क्वालिटी को फोरकास्ट भी कर सकते हैं, किस तरीके से क्वालिटी आने वाले दिनों में या फिर आने वाले मंथ में कैसे रहने वाली है। जैसे हम लोग दिल्ली के रिगार्डिंग हमको पता होता है अक्टूबर नवंबर के आसपास काफ़ी सिचुएशन बिगड़ जाएगी, ये पता होता चाहिए, ये मतलब पता चल चुका है ये असेसमेंट कर करके। फिर अगर हम इनका असेसमेंट करेंगे तभी हम स्टैंडर्ड्स को इन्फोर्स कर पाएंगे। स्टैंडर्ड का मतलब होता है एक लेवल सेट कर देना। मान लीजिए हमने एयर क्वालिटी का एक लेवल सेट कर दिया, फॉर एग्जांपल 10 सेट कर दिया, मैं मतलब किसी परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, आप एक रैंडम एग्जांपल ले लीजिए। अब अगर आपके पास ऑलरेडी डेटा होगा कि ये सिचुएशन है तो आप फोर्स करेंगे कि 10% से कम मत मानो, 10% तक एयर क्वालिटी को मेंटेन करो। बट आपके पास अगर कोई डेटा ही नहीं होगा तो आप 10 से नीचे हो तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी कि 10 एक स्टैंडर्ड, एक बेंचमार्क सेट कर दिया गया है। इम्पैक्ट को भी एसेस करना पड़ता है ताकि पॉलिसी में आपको रिक्वायर्ड चेंजेस लाने पड़े, तो लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि भाई किस तरीके का हज़ार्ड आ सकता है अगर एयर पोल्यूशन होता है। तो इंडोर एयर पोल्यूशन को लेकर भी काफ़ी सारी पॉलिसीज़ हैं। इंडोर एयर पोल्यूशन भी अपने आप में एक टॉपिक है और इस पर हम लोग विजन में पहले एक पूरा फुल डिटेल में पढ़ भी चुके हैं। फिर हमारे पास अच्छा डेटा होता है तो हम लोग उससे बहुत अच्छे तरीके से साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हैं ताकि फर्दर हम उसके लिए सॉल्यूशंस कैसे ईजिली निकाल सकें। लिमिटेशंस क्या है एयर पोल्यूशन के मेजरमेंट को लेकर? लिमिटेशंस यानी कि क्षमताएँ, लिमिटेशंस यानी कि बाधा क्या क्या आ सकती हैं फर्दर। इंडिया इतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है मॉनिटर करने के मामले में, क्योंकि हम लोग आउट ऑफ 5000 सिटीज़ हम लोग सिर्फ 344 सिटीज़ पर ही मेजरमेंट करते हैं, जो मॉनिटरिंग करते हैं। तो ये बहुत ही कम है, यानी कि हमारे पास डेटा की कमी रहती है। डेटा की कमी रहेगी तो कम असेसमेंट, कम पॉलिसीज़, कम रिसर्च। अनसर्टेनिटी और बायसनेस है। बहुत सारी मॉनिटरिंग की जो एजेंसीज़ हैं, जो पर्सनल इक्विपमेंट है, जो सैंपल लेते हैं, वो बायसनेस दिखाते हैं क्योंकि मल्टीपल है ना। हम लोगों को देखा सेंटर का CPCB है, स्टेट लेवल का पॉल्यूशन बोर्ड है, फिर उसके बाद कोई कमिटीज़ वगैरह भी हैं। तो इतने सारे जब ऑर्गेनाइजेशन हो जाएंगे और अलग अलग तरीके से अगर मेजर करेंगे तो बायसनेस हो सकती है। वो बोलेंगे हमारे सिटी में बहुत ज़्यादा है तो हमको फंडिंग ज़्यादा चाहिए। जैसे दिल्ली की डिमांड रहती है कि दिल्ली में अगर पॉल्यूशन ज़्यादा है तो दिल्ली की फंडिंग ज़्यादा होनी चाहिए। वहीं पर हो सकता है कि नॉर्थ ईस्टर्न जो कोई पर्टिकुलर स्टेट है वहाँ ऐसा लगता है कि हमको पॉल्यूशन नहीं है लेकिन पॉल्यूशन वहाँ पर भी है, तो उनकी डिमांड को थोड़ा सा खारिज किया जा सकता है। ये प्रॉब्लम आ सकती है, ये कुछ लिमिटेशंस है। गैप है इन ऑब्टेनिंग द रियल टाइम डेटा। तो ग्रीन ये थोड़ा रिपोर्ट का डेटा है तो ये आप याद कर सकते हैं। नॉट जस्ट कि आपको एयर मेजरमेंट का कोई क्वेश्चन आएगा, कोई दूसरा आएगा, वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि एज़ पर ग्रीन पीस इंडिया एक सब्सटेंशियल गैप देखने को मिला है जो भी हमारे पास अवेलेबल डेटा है उसको लेकर, क्योंकि हम रियल टाइम में एयर क्वालिटी की मॉनिटरिंग नहीं कर पाए। रियल टाइम का मतलब है कि आज मान लीजिए जिस डेट को मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इस दिन एयर की क्वालिटी कैसी है और उसको उसी दिन अपडेट कर देना, उसके रिगार्डिंग आने वाले कुछ दिनों में कुछ स्टेप्स लेना। ये रियल टाइम आने वाले कुछ दिनों में स्टेप्स आप तब ले पाएंगे ना जब आप आज का डेटा आज प्रेजेंट कर पाएंगे। रियल टाइम इज़ लाइक इंस्टेंट, उसी पल। तो बहुत सारी लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ पर मैनुअल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग होती है और 3 दिन लग जाते हैं रिजल्ट दिखाने में, तो ये एक प्रॉब्लम है। आगे हम क्या कर सकते हैं, तो सिंस ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसमें पिछले कुछ डेकेड्स के साथ बहुत सारे लीप्स देखने को मिले हैं, लेकिन ये अभी भी बहुत ही नेसेंट यानी कि बहुत बच्चा सा है, लाइक बहुत नया सा है। हम डेकेड से इसको यूज़ कर रहे हैं लेकिन इसका इतना इवॉल्वमेंट नहीं किया है, काफ़ी स्मॉल साइज़ में है। तो डेटा गैदर करने की टेक्निक्स पे हमें काम करना पड़ेगा, अच्छे स्टैंडर्ड्स हमें इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे, बढ़िया हमारे मेजरमेंट के फ्रेमवर्क होने चाहिए, ज़्यादा प्रिसाइज डेटा होना चाहिए, डेटा गैदरिंग के सोर्सेज ज़्यादा इंक्रीज़ करने पड़ेंगे। जैसे हम लोगों ने देखा जस्ट 344 सिटीज़ हैं आउट ऑफ 5000 जिन पर हम मेजरमेंट करते हैं। लोगों में ज़्यादा जागरूकता फैलानी पड़ेगी और इसके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंस है डेटा को लेकर, ये फर्दर इसको इम्प्लीमेंटेशन, साइंटिफिक रिसर्च बहुत हमें इंक्रीज़ करना होगा। सो इससे रिलेटेड न्यूज़ है, एक शून्य कैंपेन है ताकि जो ज़ीरो पॉल्यूशन डिलीवरी व्हीकल्स, बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आप अडॉप्ट करें। तो इसको लेकर नीति आयोग और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट ने इन्होंने क्या किया था, इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, एक कैंपेन शून्य यानी कि आप इलेक्ट्रिक कार्स को अडॉप्ट कीजिए ताकि आपकी गाड़ी से पॉल्यूशन निकले ही नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फायर क्रैकर्स को बैन करने के लिए स्टेटमेंट दिए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा भी था कि जो फायर क्रैकर को जो मैन्युफैक्चर करने वाले होते हैं कि इनका एक जजमेंट था, जो स्पिरिट थी 2018 के जजमेंट की, कि उसमें कुछ टॉक्सिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बैरियम यूज़ किया जाता है। अब आपसे ये पूछा जा सकता है, बैरियम जो होता है एक टॉक्सिक एलिमेंट होता है यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, फिर आपसे 4-5 चीज़ें दे देंगे, मान लीजिए कह देंगे डिओड्रेंट स्प्रे हो गया, या फिर एसी हो गया, फायर क्रैकर्स हो गया, या फिर 1-2 प्रोडक्ट के नाम और दे देंगे। तो यूनिट अब उनमें यूज़ हो सकता है, वो एक बात ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पेसिफिकली बोला था कि ये जो बैरियम है जिसको हम फायर क्रैकर्स में यूज़ करते हैं, इसको बैन करना चाहिए। 2018 की जो जजमेंट आई थी फायर क्रैकर्स को लेकर, उसमें जनरली उन्होंने कहा था मैन्युफैक्चर, सेल एंड यूज़ करना जॉइंट फायर क्रैकर्स का, ये जो लड़ी वगैरह होती है ना, इसे जॉइंट फायर क्रैकर बोलते हैं। तो उसके कारण नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत होता है, सॉलिड वेस्ट प्रॉब्लम बढ़ जाती है। प्लस में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ केमिकल्स भी होते हैं जिसमें फायर क्रैकर्स के अंदर, जैसे बैरियम तो हो ही गया, ये ग्रीन कलर देता है, ये भी पूछ सकते हैं, ये उसमें आता है CDS के एग्ज़ाम्स में, NDA में, एंड जो FCAT के एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ ये पूछ जाते हैं कि किस पर्टिकुलर एलिमेंट से कौन सा कलर आता है। लिथियम से रेड आता है ना, आर्सेनिक की जो होता है वो ग्लिटरिंग करता है, लेड, मर्करी वगैरह, स्ट्रोंशियम, क्रोमेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बैरियम से ग्रीन, लिथियम से रेड, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे कैन आस्क यू एनी टाइम। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था कि आप सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स जो यूज़ कर सकते हैं और उनको थोड़ी क्वालिटी ऐसे इंप्रूव कीजिए ताकि वो पॉल्यूशन कम करे, उसमें से ऐश कंटेंट या तो रिड्यूस ख़त्म ही हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, या फिर रिड्यूस हो जाए। तो बैरियम इसमें तो पार्ट में यही ज़्यादा याद रखना है। और शून्य कैंपेन नीति आयोग का है, देन इट, और किस चीज़ के लिए है, हाँ वो आपसे शून्य कैंपेन में ये भी पूछ लेंगे, एनवायरनमेंट को लेकर है तो पूछ लेगा कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए है, वो ऐसे सवाल आते हैं। तो शून्य इज़ फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाय नीति आयोग, ये 3 चीज़ें। अब इसमें ना एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, मान लीजिए इस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं, आपको नोट्स बनाने हैं, आपने एक बार सुन लिया ना शून्य कैंपेन, अब आपको पूरे लाइन टू लाइन ये सब जो मैंने हाईलाइट किया ये लिखना नहीं है। इस हाईलाइट में से आप 3 चीज़ें लिखेंगे, शून्य लिखो, ठीक है, फिर हाइफन लगाओ, फिर लिखो इलेक्ट्रिक व्हीकल, और फिर लिखो नीति आयोग। ये आपका नोट हो गया, दैट्स इट। एक लाइन भी पूरी नहीं है, 3 शब्दों में आपका इस पूरे टॉपिक का नोट हो गया। और उसके बाद आप नीचे ऐसे शॉर्ट में करते हैं, सुप्रीम कोर्ट, फायर क्रैकर और ब्रैकेट में बैन, और फिर लिखो बैरियम, फिर उसका कलर। तो आप जब इसको देखोगे, रिकॉल करोगे, समझ जाओगे अरे हाँ सुप्रीम कोर्ट ने फायर क्रैकर को बैन करने की बात की थी, बैरियम में ये कलर मिलता है, बैरियम को बैन करना था। और यहाँ पर आप समझ जाओगे अच्छा शून्य एक कैंपेन था इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अडॉप्ट करने के लिए नीति आयोग का। दिस इज़ हाउ यू प्रिपेयर योर स्मॉल नोट्स, शॉर्ट नोट्स, सॉरी। एनवायरनमेंट सेक्शन, टॉपिक नंबर 5.4, सर्कुलर प्लास्टिक इकोनॉमी। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इंडिया पहला ऐसा एशियन नेशन बन गया है जिन्होंने प्लास्टिक पैक्ट यानी कि एक एग्रीमेंट, एक समझौता टाइप में, ये एक सर्कुलर सिस्टम ऑफ प्लास्टिक्स क्रिएट करने के लिए। इसमें अगर आपको सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में पता होगा तो समझ जाओगे, नहीं पता होगा तो आगे आएगा, हम डिस्कस करेंगे। इंडिया प्लास्टिक पैक्ट क्या होता है, प्लास्टिक पैक्ट के टारगेट हमको अचीव करने हैं 2030 तक। देन प्रिंसिपल्स क्या है न्यू प्लास्टिक्स इकोनॉमी की, सिग्निफिकेंस क्या है सर्कुलर प्लास्टिक इकोनॉमी की, चैलेंजेस क्या है प्लास्टिक को रिसाइकिल करने में इंडिया में, क्या क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं, और वे अहेड क्या हो सकता है कि अगर हम अपनी सर्कुलर प्लास्टिक इकोनॉमी को सेटअप करेंगे तो आसानी से कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आसान भाषा में बोलूँ तो आप लोगों ने सुना होगा रीयूज़, रीसाइकल, ये वही वाला कॉन्सेप्ट है। तो इंडिया ने एक सिस्टम क्रिएट किया है जिसके थ्रू हम चाहेंगे कि हमारा जो प्लास्टिक हो वो मोस्टली हम रीयूज़ कर सकें, उसको यूटिलाइज़ कर सकें। तो उसको सर्कुलर मेथड में आपने प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस करने के बाद आपने उसको रीयूज़ किया, रिसाइकिल किया, जो भी अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। तो कहानी सारी वही है, अब उसको डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो ये जो कोलैबोरेशन है ये WWF इंडिया ने और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री दोनों ने मिलकर किया है। इस तरह के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं कि किसी तरह का कोई पैक्ट है, कोई इनिशिएटिव, खासकर जब होता है ना, जैसे आप एनवायरनमेंट में देखोगे इनिशिएटिव्स के ऊपर बहुत सवाल बनते हैं। तो ये कोलैबोरेशन WWF इंडिया का है, ये ध्यान रखिए। प्लस में टाइम बाउंड है, यानी कि आप एक टारगेट सेट करोगे, 2030 का टारगेट सेट किया गया है, तो टारगेट बेस्ड भी है। यही नहीं कि सिर्फ आपने डेट सेट कर दिया, ईयर सेट कर दिया, आपको कितना उसमें रिड्यूस करना होगा वो टारगेट भी है, उसकी कमिटमेंट भी है। लीनियर प्लास्टिक सिस्टम को सर्कुलर प्लास्टिक में, लीनियर मतलब एक लाइन चल रहा है, आपने प्रोड्यूस किया, आपने यूज़ किया एंड आपने डिस्पोज किया। दूसरा क्या होता है, आपने प्रोड्यूस किया, आपने उसको दोबारा से कलेक्ट किया, फिर आपने उसको सेग्रीगेट किया, फिर आपने उसको रिसाइकिल किया, फिर आपने उसको रीयूज़ किया। तो ये सर्कुलर मेथड बन गया, यानी कि आप उसको बार बार रीयूज़ कर पाओगे। तो लीनियर प्लास्टिक सिस्टम से हमको जाना है सर्कुलर प्लास्टिक इकोनॉमी की तरफ। अब जो ये विजन है कि ये प्लास्टिक पैक्ट वाला, ये जनरली हमारे सर्कुलर इकोनॉमी के प्रिंसिपल के साथ मैच करता है। सर्कुलर इकोनॉमी का टॉपिक भी हम लोग विजन की मैगजीन में पहले कवर कर चुके हैं, पूरा डिटेल में था।
2021 के ही कंटेंट में था। और ये जो प्रिंसिपल था ये किसने दिया था? एलन मैक आर्थर की फाउंडेशन है न्यू प्लास्टिक इकोनॉमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ये नोट डाउन कर लेना। जहाँ पर भी सर्कुलर इकोनॉमी की बात आएगी यू कैन मैंशन दिस। इवन अगर कहीं पर बात नहीं भी आती है ना, कहीं पर कोई सस्टेनेबिलिटी को लेकर कोई क्वेश्चन बनता है, मान लीजिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर है या फिर इकोनॉमी को लेकर है या प्लास्टिक हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, डिजास्टर हो गया, किसी भी सेक्शन में फूड को लेकर भी है, आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि एज पर द प्रिंसिपल्स ऑफ एलन मैकआर्थर वी कैन यूज़ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। तो उस तरीके से आप ये रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है प्लास्टिक सर्कुलर पैक्ट वाले टाइप का, ये ऑलरेडी यूके, साउथ अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया, तो एक यूरोप का नेशन है, एक अफ्रीकन नेशन है और एक ऑस्ट्रेलिया अपने आप में भी कॉन्टिनेंट है, वहीं ऑलरेडी फॉलो किया जाता है। इसको सपोर्ट करने के लिए यूके का रिसर्च एंड इनोवेशन है और रैप यानी वर्ल्ड वाइड रिस्पॉन्सिबल एक्रेडिटेड प्रोडक्शन, इनसे टेक्नोलॉजी मिलती है। आपको रिसाइकिल करना तो यू नीड वेरी हाईटेक टेक्नोलॉजी, और इसको एंडोर्स किया है ब्रिटिश हाई कमीशन ने। एंडोर्स करने का मतलब होता है इसकी सराहना करना, तारीफ़ करना कि ठीक है ये बहुत काबिल तारीफ चीज़ है। ब्रिटिश हाई कमीशन जो इंडिया में है, यानी कि एक तरीके से ब्रिटिश की जो एम्बेसी इंडिया में है। प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है कि हम ये प्लास्टिक इकॉनमी बनेगी? पहली बात तो हमको एलिमिनेट करना है जो भी अननेसेसरी प्लास्टिक होता है, पैकेजिंग वाला, उसको रीडिज़ाइन भी कर सकते हैं। उसकी डिज़ाइनिंग इस तरीके से करें कि वो एक सर्कुलर मेथड में बन जाए, यानी कि उसको हम दोबारा से रिसाइकिल कर सके, रीयूज़ कर सके। नई चीज़ों को इनोवेट करना पड़ेगा, डिलीवरी के नए मॉडल्स लाने पड़ेंगे, उनकी प्रायोरिटी भी देनी पड़ेगी। कुछ बहुत ही अननेसेसरी प्लास्टिक होता है उसको प्रॉपर तरीके से एलिमिनेट ही कर देना है। हमें रीयूज़ करने हैं मॉडल्स दैट आर अप्लाइड विद रेलिवेंट रिडक्शन। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ जो फूड रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं वो आजकल जो प्लास्टिक स्ट्रॉ की जगह पेपर स्ट्रॉ यूज़ करने लग गए हैं। पेपर स्ट्रॉ आता है, वो यूज़ एंड थ्रो होता है, वो डिकम्पोज भी हो सकता है ईजिली, तो वो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। हमें कुछ मॉडल्स को रीयूज़ करना होगा जहाँ जहाँ रेलिवेंट हो, हर जगह नहीं, जहाँ रेलिवेंट हो, जहाँ पर स्पेशली सिंगल यूज़ पैकेजिंग की बात की जाती हो। जो भी प्लास्टिक की पैकेजिंग है, ध्यान रखना पैकेजिंग की बात कर रहा है, ये जनरल प्लास्टिक की नहीं, सिर्फ पैकेट जहाँ जिसको पैक करने के लिए यूज़ किया जाता है वो 100% रीयूजेबल और रिसाइकलेबल हो जाए और कंपोस्टेबल भी हो जाए। जो भी प्लास्टिक पैकेजिंग है, रीयूज़ हो, रिसाइकिल हो, ये तो सेम सा रिपीट नहीं कर दिया इन्होंने। यूज़ ऑफ प्लास्टिक है फुली डिकपल्ड विद द कंजम्पशन ऑफ फाइनाइट रिसोर्सेज। ठीक है, ये सारे पॉइंट तो बहुत जनरल से हैं प्रिंसिपल। जो भी प्लास्टिक है फ्री होना चाहिए, उसमें हजार्डियस केमिकल्स ना हो, ये सब पॉइंट बहुत जनरल पॉइंट्स हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? सर्कुलर इकोनॉमी के अंदर हर एक स्टेज के ऊपर एक प्रोडक्ट की जो जर्नी होती है बिफोर एंड आफ्टर इट रीचेज द कस्टमर, पॉइंट यही होता है। सर्कुलर मतलब ये वही कहना चाह रहा है, एक पॉइंट पे यहाँ, एक पॉइंट पे यहाँ, एक पॉइंट पे यहाँ, फिर कुछ ना कुछ स्टेजेस होते हैं। हमें याद ये रखना है इंडिया को प्लास्टिक पैक्ट की ज़रूरत क्यों है, नीड क्या है हमारी, यानी कि हमारा प्लास्टिक को लेकर कंट्री में स्टेटस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 9.46 मिलियन टन का प्लास्टिक वेस्ट इंडिया जनरेट करता है एनुअली, एक साल में। 40% प्लास्टिक वेस्ट अनकलेक्ट जाता है, यानी कि उसको हम इकट्ठा कर ही नहीं पाते, वो डस्टबिन में या फिर वो नाले, नदी वगैरह में, नाले में वहाँ चला जाता है। 43% जो प्लास्टिक प्रोड्यूस होता है इंडिया में उसको हम यूज़ करते हैं पैकेजिंग पर्पज़ के लिए, और उसमें से मेजॉरिटी होता है सिंगल यूज़ का। सिंगल यूज़ आने आपने एक बार इस्तेमाल किया बस, अब उसको दोबारा यूज़ कर नहीं सकते। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपका ये जो चिप्स वगैरह टाइप की चीज़ें आती हैं, वो एक तरीके की उस फूड के मटेरियल को पैक करने के लिए यूज़ किया गया है। अब आप उसको यूज़ करने के बाद यू कैन नॉट री यूज़ इट अगेन। तो ऐसा 43% है ओवरऑल 9.46 का। अच्छा, इसका निकाल के देखें, अगर 9.46 मिलियन का 43% के आसपास कितना जाएगा, मान लेते हैं इसको हम 10 मान लेते हैं, 9 को थोड़ा क्लोज जाएगा। 10 का 43% यानी कि 4.3 हो गया ना, तो यानी कि मान लो 4 मिलियन टन प्लास्टिक इंडिया में हर साल ऐसा निकलता है जो सिंगल यूज़ का होता है, पैकेजिंग के लिए यूज़ होता है। ये फॉर्मूलाज आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, बहुत ऐसे 9.46 को 10 अज्यूम कर लो, अब 10 यानी कि 100 मान लिया, अब तो 4.43% कितना 43 हो गया, और 9.43 थोड़ा हमने बढ़ाया था तो कम कर लो, 4% मान लो, तो इसलिए 4 मिलियन टन, ये तो आप समझते होंगे। खैर, इंडिया में चैलेंजेस क्या हैं प्लास्टिक को रिसाइकिल करने के? लोगों में अवेयरनेस नहीं है, वो हर तरह के कूड़े करकट को मिक्स कर देते हैं। अभी गवर्नमेंट ने स्टेप लिए हैं, एक्चुअली दिल्ली एनसीआर के आसपास गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि लोगों को इसके प्रति अवेयर किया जाए, कुछ डेडलाइन सेट की जा रही है। आप लोगों ने देखा होगा आपके गली मोहल्ले के आसपास जो कूड़ा इकट्ठा करने वाले आते हैं, दे आर मेकिंग दीज अनाउंसमेंट्स कि आप अपने घर में ही कूड़े को सेग्रीगेट कीजिए, वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट को अलग कीजिए। धीरे धीरे स्टार्ट किया जाएगा, पहले वेट को ड्राई के साथ करना, फिर जो अलग अलग कलर के जो बॉक्सेस आते हैं, हम लोगों ने जो लास्ट मंथ की मैगजीन थी अगस्त वाली, उसमें अलग अलग कलर के बारे में बात की थी। तो प्लास्टिक की जो डेंसिटी है उसके कारण वो ज़्यादा स्पेस घेरता है, और उसकी जो ट्रांसपोर्ट करने की जो कॉस्ट है, कीमत होती है, वो भी ज़्यादा लगती है। फिर कुछ मिथ हैं कि जो रिसाइकिल प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कम एक्सेप्टेंस मिलता है। तो कहने का मतलब है कि लोग जनरली इस बात को स्वीकारते नहीं है, एक एक्सेप्टेंस नहीं है कि प्लास्टिक जो अगर रिसाइकिल होता है उसको दोबारा से यूज़ किया जा सकता है। पीपल थिंक कि नहीं, वो तो नया प्रोडक्ट ही यूज़ होना चाहिए।
फिर इसको रिसाइकिल करने से पहले मैन्युअली सेग्रीगेट करना पड़ता है, यानी कि आप मशीन में नहीं डाल सकते कि सारा कूड़ा प्लास्टिक का मशीन में डाल दिया, मशीन अपने आप सेग्रीगेट कर दी, नहीं, आपको ह्यूमन बींग्स चाहिए होंगे जिनको सेग्रीगेट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज इतनी स्ट्रांग नहीं है और अलाइन नहीं है इस चीज़ को लेकर। अनप्रॉफिटेबिलिटी भी है, कभी कभी इसकी जो क्वालिटी होती है वो क्वांटिटी भी इतनी अश्योर नहीं हो पाती, टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है, पता नहीं होता है लीगल कंप्लाइंस क्या है, तो इसलिए इसका जो रिसाइकिल करने के बाद जो प्रॉफिट निकलता है वो इतना ज़्यादा नहीं हो पाता। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में प्रॉब्लम है, कमी है, मतलब प्रॉब्लम तो क्या, इन्वेस्टमेंट्स की कमी है इसलिए। तो मल्टी लेयर्ड पैकेजिंग, यानी कि कुछ ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं, जैसे जो चिप्स वाले पैकेट्स होते हैं ना, एक्चुअली वो भी मल्टी लेयर्ड होते हैं। आपने देखा होगा अंदर के साइड में एक सिल्वर लेयर होता है, बाहर की तरफ कलर्ड प्लास्टिक होता है, उसमें कई लेयर लगते हैं। तो जो मल्टी लेयर्ड पैकेजेस होते हैं ना, उनको सेपरेट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनमें अलग अलग जो लेयर्स होते हैं वो बहुत एडहेसिव होते हैं, आपस में उनको बहुत हाई कंप्रेशर में हाई ग्लू के साथ चिपकाया होता है। वो तो एक्चुअली इसलिए करते हैं, अंदर फूड मटेरियल होता है, बट उन्हें सेग्रीगेट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। कोविड के कारण कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ गई थी, क्योंकि सडनली देखने को मिला था कि प्लास्टिक पैकेज फूड और जो ग्रॉसरीज होती हैं उनकी डिमांड सडनली बढ़ गई थी, ताकि कोई इन्फेक्शन ना स्प्रेड हो। ये प्रॉब्लम थी भी रिसेंटली। गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए अभी तक सर्कुलर प्लास्टिक इकोनॉमी को प्रमोट करने के लिए? 2016 के जो हमारा एक्ट है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का, उन्होंने कहा था कि हर एक जो लोकल बॉडी है वो जिम्मेदार होगी कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा क्रिएट करे जो सेग्रीगेट करे, कलेक्ट करे, प्रोसेस करे और डिस्पोज करे। मैंने आपको बताया ना, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट थोड़ा सा और स्टेप ले रही है, दे आर मेकिंग मोर अनाउंसमेंट्स। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स में 2018 में अमेंडमेंट किया गया था। यहाँ पर ईपीआर का कॉन्सेप्ट आया था। ईपीआर आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है पहले भी। ईपीआर में क्या होता है ना, प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसने उस प्लास्टिक को प्रोड्यूस किया था, जो मैन्युफैक्चरर था, उसी की जिम्मेदारी क्रिएट बना दी जाती है कि वही मैनेज करेगा इस प्लास्टिक वेस्ट को। कब? जब कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को यूज़ कर चुका है, तो उसके बाद वो प्रोडक्ट कहाँ जाता है, वो कूड़े में जा रहा है, उसे आप घर से कलेक्ट करेंगे, वो ईपीआर में आता है। ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आप इसको यूज़ कर सकते हैं किसी दूसरे कोई टॉपिक में एज ए रेफरेंस, कि जैसे ईपीआर यूज़ किया गया था प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में, हम लोग यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, बस आपको यूज़ करना है। फिर इन्हीं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में 2021 में अमेंडमेंट किया गया था, जहाँ पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स की बात की थी कि जो थिकनेस थी उसको इंक्रीज़ कर दिया गया था 50 से 75 माइक्रोन्स। थिकनेस को इंक्रीज़ इसलिए किया गया था कि जब जो थैली होगी वो मतलब 75, अभी क्या होता है ना कि आप सब्जी वाले के पास जाते हैं, आप उससे प्लास्टिक के बैग मांगते हैं, वो दे देता है, वो 50 माइक्रोन्स का होता है। गवर्नमेंट ने कहा इसको 75 माइक्रोन्स कर दो सितंबर 2021 से, ठीक है। 75 माइक्रोन में क्या होगा, जो सब्जी वाला है ना उसको ये प्लास्टिक थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा। अब जब सब्जी वाले को कॉस्टली पड़ेगा तो वो जिस कस्टमर को दे रहा है वो उससे चार्ज भी करेगा, राइट। तो ये बेसिकली एक तरीके का बिहेवियर चेंज करने की बात है। अब जब आप कस्टमर से चार्ज करोगे हर बार कि भाई ठीक है 1 रुपये का प्लास्टिक बैग या 1 रुपये में 2 प्लास्टिक बैग ऐसे देगा, तो कस्टमर अपने आप सोचेगा कि यार मैं हर बार प्लास्टिक के बैग के पैसे क्यों दूँ, क्योंकि लोगों की आदत बनी हुई है प्लास्टिक का बैग तो फ्री होता है। बट इफ़ यू गो टू सम सुपर मार्केट टाइप, वहाँ पर आप कोई बैग लेते हो, कंज्यूम कैरी बैग लेते हो, तो आपसे 5 से 6 से 10 रुपये आपसे चार्ज करते हैं। वहाँ पर हम कंज्यूम कर भी लेते हैं, वो बात है। तो ये कॉन्सेप्ट यही है, ये बिहेवियर चेंज करने का है। 50 से 70 का टारगेट अभी है, उसके बाद इसको डबल से भी ऊपर कर दिया जाएगा 50 से, यानी कि 150 माइक्रोन्स कर दिया जाएगा दिसंबर 2022 से, यानी कि ऑलमोस्ट 1 साल के बाद। तो ये बिहेवियर चेंज करने का कॉन्सेप्ट है। आपको पता होना चाहिए कि प्लास्टिक का साइज़ चेंज करने की बात कौन से अमेंडमेंट में आई थी, ईपीआर की बात कौन से अमेंडमेंट में आई थी, और हर एक लोकल बॉडी अपने आप रिस्पॉन्सिबल होगा ये कौन से अमेंडमेंट में आई थी। 3 मेजर अमेंडमेंट्स हैं, सो प्लीज़ रिमेंबर देम। उसके अलावा हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए, यानी कि ध्यान रहे यूपीएससी में जनरली जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो हायर एजुकेशन क्वेश्चन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है, प्राइमरी के ऊपर इतना फोकस नहीं किया जाता है। तो एक हैकाथॉन हुआ था, इंडिया प्लास्टिक चैलेंज। हैकाथॉन में क्या होता है, आपको जो पर्टिकुलर चैलेंज दिया जाता है उसको टैकल करने के लिए आपको कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ के ऊपर काम करना होता है, दैट्स इट, सिंपल होता है ये। बट ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं। अब हमारा वे एड क्या हो सकता है, यानी कि अगर हम सर्कुलर प्लास्टिक इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं तो इसको इंप्लीमेंट कैसे करें कि सक्सेसफुल हो जाए। हमें करना पड़ेगा सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव चॉइसेस पे काम, जैसे कि 4R। पहले तो रिड्यूस ही कर दो, अगर अब यूज़ ही रिड्यूस हो जाएगा तो फिर जब डिमांड कम हो जाएगी तो सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। फिर उसको रीयूज़ करो। देयर आर सर्टेन थिंग्स जिनको बिना रिसाइकिल किए रीयूज़ किया जा सकता है। जैसे आपके घर में पॉलीथीन बैग्स ही होते हैं, आप उनको एक बार परचेज़ करने के बाद, यानी कि जब कुछ सामान लेके आते हैं, आप उनको मल्टीपल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अनदर थिंग, उसको रिसाइकिल करो। कुछ ऐसा प्लास्टिक होता है, जैसे प्लास्टिक की बोतल हो गई है, अब आप उसको एक बार यूज़ कर दिया, ख़राब हो गया, उसको यूज़ नहीं कर सकते, यू नीड टू रिसाइकिल इट, उसका कुछ और बनाना पड़ेगा आपको एंड रिकवर करना है। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखें 4R का। अब ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, इनको ना दीवार पे स्टिकर के साथ लगा लिया करो, ये मल्टीपल प्लेसेस पे आपको यूज़ करनी पड़ेंगी।
ओके इसके बाद रेगुलेट करना है, सपोर्टिंग जो भी इंसेंटिव स्ट्रक्चर होता है, बायोडिग्रेडेबल ऑल्टरनेटिव कुछ अच्छा इस पे काम चल रहा है। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक ऐसे बन भी चुका है पर वो अभी इतना मार्केट में ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो सडनली क्या होता है, कुछ जगह पर ये होता है कि आप जो किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, जो फूड वगैरह आप कंज्यूम करते हैं जो प्लास्टिक कंटेनर्स में आता है, यू ऐसा भी हो गया कि वो कंटेनर को आप कंज्यूम कर सकते हो। लाइक प्लास्टिक का ऐसा एक कप है, बहुत ही बायोडिग्रेडेबल है, आप उसको वट एवर यू आर कंज्यूमिंग टी और कॉफ़ी के बाद यू कैन ऑल्सो ईट दैट कप, या फिर आप इतना बायोडिग्रेडेबल हो गया कि वो बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है। तो ये टेक्नोलॉजी होगी लेकिन ये वाइडली स्प्रेड नहीं है अभी। जो प्रैक्टिसेस हम ऑलरेडी हमारी इम्प्लीमेंटेड हैं कि कलेक्शन पे हमको सेग्रीगेशन करना है, फिर मटेरियल की रिकवर करने की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, उनको थोड़ा स्ट्रेंथन करना है, यानी कि उनको बहुत ज़्यादा उनका इन्फोर्समेंट अच्छे से करना है, उनका इंप्लीमेंटेशन अच्छे से करना है। वहाँ जो रिक्वायरमेंट है लॉजिस्टिक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, फंडिंग, इन्वेस्टमेंट, उस पर ज़्यादा काम करना है। मटेरियल को रिकवर की जो फैसिलिटीज़ होती हैं ये बेंगलोर की म्यूनसिपैलिटीज़ ने सेटअप की थी, जहाँ पर वो रिसाइक्लेबल प्लास्टिक को प्री डिसाइडेड रेट पर बेच देते हैं। तो ये एक एग्जांपल है, ये मतलब जो होता है ना बेस्ट प्रैक्टिसेस में, यू कैन यूज़ दिस एग्जांपल। अपसाइक्लिंग द प्लास्टिक वेस्ट, यानी कि जो नॉन रिसाइक्लेबल प्लास्टिक होता है उससे हम रोड्स बना सकते हैं और उसके अलावा हम उससे एनर्जी भी रिकवर कर सकते हैं। ऑलराइट, ये एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल की तरह काम कर सकता है और ये फॉसिल फ्यूल को रिप्लेस कर सकता है। इस पे काम चल रहा है, दीज थिंग्स आर वर्किंग, इंडिया में भी इस पे काम हो रहा है। हमें कुछ बेंचमार्क का मतलब आप कह सकते हो एक स्टैंडर्ड, एक लिमिट, एक रेंज आपको सेट करनी होगी। तो एक बेंचमार्क जो कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने सेटअप किया हुआ है, उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए और एक मार्केट होना चाहिए जहाँ पर जो प्रोडक्ट्स होंगे परचेज किए जाएंगे रिसाइकल्ड फीड स्टॉक से। तो एक ऐसा मार्केट क्रिएट हो जहाँ पर सारा का सारा जो सामान हो वो रिसाइकल्ड प्लास्टिक का बनता हो। इस पर काम करने की ज़रूरत है, ऐसा एक बेंचमार्क सेट करना पड़ेगा हमें। फिर जो EPR की जो पॉलिसीज़ है, जो 2018 वाले जो अमेंडमेंट थे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको भी ज़्यादा अच्छे से एप्लीकेशन में लाना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ क्रिएटिव इनिशिएटिव्स हैं जैसे इंडोनेशिया, UK, साउथ कोरिया, जोमेटो। अब आप ये देखिए, ये हम लोगों ने बेंगलोर म्यूनसिपैलिटीज़ का एग्जाम्पल दिया, आपको ये एग्जाम्पल्स मेंशन करने पड़े, इनकी वैल्यू ज़्यादा होती है आंसर राइटिंग में। आप बिना एग्जाम्पल के लिखेंगे तो मान लीजिए आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन था और एग्जामिनर ने आपको 3 मार्क्स देने थे, ठीक है, वो खुश हो गया। बट इफ़ यू ऐड दिस टाइप ऑफ एग्जाम्पल, बैंगलोर, इंडोनेशिया, UK में ही चल रहा है, वो 3 मार्क्स आपके 5 बन सकते हैं, वो 6 भी बन सकते हैं आपकी, इतना इम्पैक्ट होता है इनका। इंडोनेशिया में एक नई पॉलिसी आई थी जहाँ पर जो सिटीज़ में वो कलेक्ट करते हैं जब भी प्लास्टिक बॉटल्स होती है और उसके बदले में आपको बस में फ्री राइड मिलता है। UK के अंदर भी उन्होंने प्लास्टिक पैकेजिंग, अच्छा ये तो एक्चुअली इन्होंने लिखा नहीं है यहाँ पर, शायद रशिया में भी ये होता है। प्लास्टिक की जो बॉटल्स होती है ना, आप उनको जाइए, मेट्रो का जो स्टेशन होता है वहाँ पर आप उनको डिपॉजिट कीजिए, आपको मेट्रो में राइड मिलते हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने रशिया का ही मुझे पढ़ा था, तो ये वहाँ पर भी होता है। UK में उन्होंने प्लास्टिक पैकेजिंग के ऊपर टैक्स लगा दिया है प्रोडक्शन पे। और साउथ कोरिया के अंदर प्री साइक्लिंग एक प्रैक्टिस है, यानी कि खुद के मग्स लेके आओ, रीयूजेबल बैग्स लेके आओ आप। जोमेटो ने क्या किया, जोमेटो की ऐप में जब आप ऑर्डर करते होंगे तो वहाँ पर जो ऑप्शन होता है ना, साथ में जो डिस्पोजेबल कटलरीज वगैरह का जो ऑप्शन होता है, वो पहले क्या होता था, पहले क्या होता था कि वो टिक होके आता था, यानी कि रेस्टोरेंट वाले को आपको साथ में मतलब स्पून एंड वो डिस्पोजेबल ग्लास वगैरह भेजेगा। अभी क्या करते हैं, एक ऑप्शन सेट कर देते हैं, वो पहले से अनटिक होता है, तो अगर आपको कटलरी चाहिए तो आपको टिक करना पड़ेगा। तो ये इनिशिएटिव है बहुत छोटा सा, बट इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है क्योंकि जोमेटो तो पैन इंडिया काम करती है ना, इसलिए ये एक पॉइंट था। प्लास्टिक इंडस्ट्री इज़ कंसिडर्ड एज अ बिग कंट्रीब्यूटर टू इकोनॉमिक ग्रोथ। 2020 में इंडिया ने जो एक्सपोर्ट किया था, जो निर्यात किया था प्लास्टिक का, वो 7 बिलियन का था और ये अगले आने वाले 5 साल में डबल हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी वंडरफुल फैक्ट, यू कैन यूज़ इट इन द आंसर राइटिंग एंड यू ऑल्सो नीड टू रिमेंबर दिस। एनवायरनमेंट का टॉपिक नंबर 5.5 है रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने रीडिज़ाइन किया है रिन्यूएबल एनर्जी के सर्टिफिकेट के मैकेनिज़्म को, ताकि ग्रीन इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सके। आप टॉपिक को देखकर ही इमेजिन कर सकते हो कि रिन्यूएबल एनर्जी, वो आपको पता होगा, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, जो रिन्यूएबल है, उसको लेकर कुछ सर्टिफिकेट्स, यानी कि उसके ट्रेड को लेकर, उसके प्रोडक्शन को लेकर कुछ सर्टिफिकेट्स होगा। तो क्या ज़रूरत पड़ी थी हमें इस तरह के मैकेनिज़्म को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने की, और ये सर्टिफिकेट्स होते क्या हैं, इसके बाद इनको रीडिज़ाइन करने की क्या प्रॉब्लम आई है, अभी ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस मैकेनिज़्म के, एंड क्या क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए जो अभी रीडिज़ाइनिंग किया गया, एंड देन कंक्लूजन। स्टार्टिंग करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के सर्टिफिकेट्स के बारे में। अबाउट में बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी का एक क्रेडिट होता है और ये एक मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेज़ करती है, सेल करती है।
सेल परचेज करती है, तो एक वो इंस्ट्रूमेंट होता है। इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या, जैसे कोई भी बॉन्ड वगैरह होता है, कोई सिक्योरिटीज, एक तरीके पे कागज़ के ऊपर आप लिख के दे देते हो कि ठीक है मैंने इतना पैसा लिया इतने टाइम पीरियड के लिए, फिर मैंने इतना पैसा दिया इतने टाइम पीरियड के लिए। उसी तरीके से कितनी रिन्यूएबल एनर्जी कहाँ कंज्यूम की जा रही है, कहाँ प्रोड्यूस की जा रही है, उसको लेकर के तो आप कह सकते हो कि एक लीगल क्लेम हो जाता है कि आपने एक परचेज़ किया है रिन्यूएबल एनर्जी को। एक रिन्यूएबल एनर्जी का सर्टिफिकेट इक्विवेलेंट होता है 1 मेगावाट पर आवर के। दूसरे वर्ड्स में हम कहें तो ये रिप्रेजेंट करता है कितने एनवायरनमेंट के बेनिफिट्स एसोसिएटेड होते हैं 1 मेगावाट आवर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट की जाती है एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से। इनके दो कैटेगरीज होते हैं, वो पहले तो सोलर वाले और दूसरे नॉन सोलर। नॉन सोलर मतलब जैसे विंड एनर्जी हो गया। अभी जो RECs होते हैं इनको ट्रेड किया जाता है पावर एक्सचेंज में। बेसिकली एक फ्लोर प्राइस होता है। फ्लोर प्राइस का मतलब होता है, मैंने यहाँ पर आपके लिए मेंशन भी किया था, फ्लोर प्राइस वो होता है जो गवर्नमेंट या फिर किसी ग्रुप के द्वारा इम्पोज किया जाता है। एक प्राइस कंट्रोल या फिर लिमिट लगाई जाती है कि हाउ लो अ प्राइस कैन बी चार्ज्ड। एक प्रोडक्ट के लिए कितना कम से कम एक कीमत लगाई जा सकती है, उसको हम बोलते हैं फ्लोर प्राइस। आसान भाषा में समझने की कोशिश करो तो मान लीजिए एक कंपनी है जो किसी तरीके का प्लास्टिक का प्रोडक्शन करती है, एंड एक दूसरी कंपनी है जो आयरन का प्रोडक्शन करती है, यानी कि आयरन की स्मेल्टिंग वगैरह करती है। अब प्लास्टिक प्रोडक्शन वाली कंपनी को एक टारगेट दिया गया अपने कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने का, बट वो नहीं कर पा रही है। मान लीजिए इसको टारगेट दिया गया था 100 टन का, लेकिन उन्होंने इतना नहीं किया। लेकिन आयरन वाली को भी टारगेट दिया गया था 100 टन का ही, आयरन वाली ने 100 की जगह 150 कर दिया। अब जो प्लास्टिक वाली थी, मान लीजिए उसने 100 ना करके सिर्फ 80 कर पाई थी, तो 100 प्लास्टिक वाली को भी 80 के बाद जो रिमेनिंग है 20 टन वो और करना है। तो ये क्या कर सकते हैं, ये रिन्यूएबल एनर्जी के क्रेडिट ले सकते हैं आयरन कंपनी के साथ। ये कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा सा है। अब आप इसको आगे जब पढ़ते हुए चलेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर उसमें इसकी वैल्यू हो जाती है कि एक एनर्जी सर्टिफिकेट इतने मेगावाट पर आवर के हिसाब से होता है। इस तरीके से प्राइस को डिटरमाइन कौन करेगा, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, टाइम टू टाइम, यानी कि प्राइस फ्लक्चुएट करेगा, ये एक फ्लोटिंग प्राइस रहेगा। नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर, उसकी जिम्मेदारी है सभी रिन्यूएबल एनर्जी के जनरेशन की फैसिलिटीज़ का रजिस्ट्रेशन करना। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हमारी डिस्कॉम्स होती हैं, जो कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, फिर ओपन एक्सेस कंज्यूमर जो होते हैं कंपनीज हो सकती हैं, कोई कैप्टिव के पावर प्लांट्स भी होते हैं, ये सब इन सर्टिफिकेट्स को परचेज कर सकते हैं। इस मैकेनिज्म का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बेसिकली रिन्यूएबल परचेज के कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट ने कुछ रूल बनाए हुए हैं कि आप जो भी एनर्जी प्रोड्यूस करते हो, थर्मल से प्रोड्यूस कर रहे हो या फिर किसी और प्रोसेस से कर रहे हो, आपको उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन रखना है कि आप कुछ % तक रिन्यूएबल एनर्जी को भी प्रोड्यूस करोगे। अगर आप प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो तो आप उसकी जगह पैसा दोगे उन सोर्सेज को जो उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी है पार्टिसिपेंट्स के लिए, यानी कि वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है, आप सोलर वाले सर्टिफिकेट्स ले लो या फिर नॉन सोलर के सर्टिफिकेट्स ले लो, इस तरीके से। ज्योग्राफिक कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे लोकेशंस है जहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस कर पाना मुश्किल है, तो उस प्रॉब्लम को भी उसको टैकल करने के लिए भी ये मैकेनिज्म है। फिर कुछ जगह पर ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत हाई है, उसके बाद क्रेडिट कंपटीशन भी होता है डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को लेकर, इसमें क्रेडिट ज़्यादा मिलेगा, इसमें कम मिलेगा। इन सब इश्यूज़ को हैंडल करने के लिए मैकेनिज्म बनाया गया था। तो जिस तरीके से हमारे पावर का जो कॉन्सेप्ट है जो चेंज होता जा रहा है इमर्जिंग पावर में सिनेरियो में, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ ऐसी हैं जैसे कि सोलर फोटोवोल्टिक वाला, इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत सारा एडवांसमेंट है, टेक्नोलॉजी अपने आप में मैच्योर होती जा रही है। इसके कारण क्या हो रहा है, सोलर का जो प्राइस है वो रिड्यूस हो रहा है। विंड एनर्जी का भी बेसिकली कुछ इंसेप्शन स्टेट्स हैं जिन्होंने इसको नया नया इंट्रोड्यूस किया, अदर देन दोस्त जहाँ पर इनको रेगुलर तरीके से यूज़ किया जा रहा है वहाँ पर इनका प्राइस डाउन जा रहा है। तो ज़रूरत है कि हम इसको करंट सिनेरियो के साथ मैच करें। नाउ कम्स REM, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी का मैनेजमेंट सेंटर्स। हमने बहुत जगह पर इसकी फोरकास्टिंग के लिए, यानी कि शेड्यूल करने के लिए, फोरकास्ट यानी कि फ्यूचर में कितनी रिक्वायरमेंट हो सकती है उसके अकॉर्डिंगली हमने कुछ मैनेजमेंट के सेंटर्स भी सेटअप किए। पावर एक्सचेंजेस आर इन प्लेस फॉर एन ऑल्टरनेट मैकेनिज्म। बेसिकली आप क्या कर रहे हो, सेल और बाय कर रहे हो रिन्यूएबल एनर्जी पावर को बहुत सारे प्रोडक्ट्स के मतलब, और ये जो मीडियम होते हैं क्या क्या होते हैं एक्सचेंज करने के, जैसे अपना शेयर मार्केट होता है, से भी क्या करता है, सिक्योरिटीज़ का एक्सचेंज करता है, SEBI सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये निफ्टी वगैरह जो हो गया, ये BSE NSE वगैरह जो भी हो गए, क्या होता है, ये क्या करते हैं, ये मनी का एक्सचेंज मार्केट होता है। उसी तरीके से पावर को एक्सचेंज करने के भी मार्केट्स होते हैं, जैसे डे अहेड मार्केट या फिर टर्म अहेड मार्केट, ग्रीन टर्म अहेड मार्केट, रियल टाइम मार्केट, उस तरीके से। फिर हमको न्यू और हाई कॉस्ट की रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ को प्रमोट भी करना है। ऑफशोर विंड हो गया, पम्प्ड स्टोरेज, हाइड्रो पावर स्टेशन हो गया, ये सब टेक्नोलॉजीज़ हैं, इनको हमें फर्दर स्ट्रेंथन करना है।
फिर जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं इस मार्केट में उन सब के साथ हमें डील करना है। एक्सेस सप्लाई हो रही है डिमांड से ज़्यादा, जिसके कारण इनके जो प्राइसेस हैं वो फ्लोर प्राइस के पास है, यानी कि सर्टिफिकेट के प्राइसेस कम हो गए क्योंकि डिमांड इतनी नहीं है रिन्यूएबल एनर्जी की जितना उसकी सप्लाई हो रही है। कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। ये व्हाट लेड टू द क्रिएशन ऑफ दिस मैकेनिज्म इन इंडिया। अगर हम इसकी बात करें, 2003 का हमारा एक बिल है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, और एक स्टेट रेगुलेटरी इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमेटी भी है। इन्होंने कहा था, मैंडेट किया था कि हम लोग प्रमोट करना चाहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी हर स्टेट में इंडिया में। तो इसी के अंदर जो ये स्टेट के इलेक्ट्रिसिटी के रेगुलेटरी कमेटीज़ हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ वगैरह होती हैं, इन्होंने कुछ परसेंटेज के जो भी इनके एनर्जी सोर्सेज होते थे रिन्यूएबल वाले, वहाँ से उन्होंने कुछ परसेंटेज में इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ के लिए खरीद लिए गए थे टारगेट्स अपने। इन टारगेट्स को उन्होंने नाम दिया था RPO, रिन्यूएबल परचेज के ऑब्लिगेशन। और ऑब्लिगेशन वर्ड का मतलब है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ड्यूटी, एक जिम्मेदारी। तो उन्होंने कहा था कि हम लोग एक परसेंटेज, एक टारगेट सेट करेंगे, इतना हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी परचेज करेंगे। परचेज कहाँ से करेंगे? जो प्रोड्यूस कर रहा होगा। गवर्नमेंट भी प्रोड्यूस करती है, प्राइवेट भी प्रोड्यूस करते हैं, तो इतना हम परचेज वहाँ से कर लेंगे। उससे क्या होगा, अगर वे मान लीजिए एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, एक डिस्कॉम है, ये प्रोड्यूस करती है कोल से, है ना, इसका टारगेट होता है 100 का, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस करने का। लेकिन इन्होंने अपने आपस में टारगेट क्या सेट की कि 100 नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं, हम 80 प्रोड्यूस करते हैं कोल से, 20 हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी वाला ले लेंगे। तो उससे क्या होगा, एनवायरनमेंट सेफ रहेगा। हालांकि इंडिया के अंदर जो रिन्यूएबल एनर्जी का पोटेंशियल है वो उस जो परचेज करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी आउटसाइड द स्टेट, उसके साथ मैच नहीं करता, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। ये कॉन्सेप्ट रहा है, प्रॉब्लम रही है इसमें। फिर जो यूनिट कॉस्ट होती है रिन्यूएबल एनर्जी की वो हायर रहती है देन द कन्वेंशनल पावर सोर्स। कन्वेंशनल वाले कौन से हो गए, कोल वाला हो गया, उससे ज़्यादा हायर होता है ये रिन्यूएबल एनर्जी वाला। लेकिन अभी हम लोगों ने नीचे देखा था कि इसके अभी हम लोगों ने इसको फिर रिवाइज़ क्यों किया है, रिवाइज़ किया ही इसलिए तो क्योंकि इसका प्राइस वगैरह लो जाने लग गए थे। हम लोगों ने कुछ कमीशन वो सेंटर्स भी लगा दी थी मैनेजमेंट के। तो सिनेरियो आज की डेट में चेंज हो गया 2021 में। जब सेटअप किया था उस समय रिन्यूएबल एनर्जी काफ़ी महंगी थी। कुछ चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए थे मैकेनिज्म में, उनके बारे में हमें देखना है। REC की वैलिडिटी पहले 3 साल हुआ करती, अब उसे परपेचुअल कर दिया, दैट मीन्स फॉर एवर। फ्लोर प्राइस को हटा दिया गया है। मॉनिटरिंग और सर्वेलेंस के मैकेनिज्म इंश्योर किए गए हैं ताकि REC की होर्डिंग ना हो सके, यानी क्योंकि ऐसा ना करे कि वो एनर्जी को या फिर उसके सर्टिफिकेट्स जो होते हैं जनरली उनकी होर्डिंग करे और अपनी वैल्यू बाद में बढ़ाए जब उनकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाए। प्लस REC जो है वो इशू की जाएगी एलिजिबल RE जनरेटर्स को ही, एनर्जी जनरेटर्स को ही, बेसिकली जिस पीरियड के अंदर जो पावर परचेज एग्रीमेंट बनाया गया था। सर्टिफिकेट्स इशू किए जा सकते हैं ऑब्लिगेटेड एंटिटीज़ को बियॉन्ड उनके RPO टारगेट्स, यानी कि अगर टारगेट के बियॉन्ड भी अगर उनको इशू करवाने हैं सर्टिफिकेट वो भी पॉसिबल कर दिया। अब इट्स मतलब कहने का है कि चीज़ें बहुत आसान कर दी हैं पहले से। पहले काफ़ी कुछ रेस्ट्रिक्शंस थी और अब नहीं कर दी हैं। जिनको सब्सिडीज़ मिलते हैं, कंसेशन मिलते हैं, उनको ये सर्टिफिकेट्स नहीं मिलेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ट्रेडर्स और जो उनको बेसिकली क्या कर दिया है REC मैकेनिज्म के अंदर, वो बायलेटरल ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। बायलेटरल का मतलब 2 लोग मिलकर आपस में भी कर सकते हैं। दे नो नीड समथिंग कि उनको कोई थर्ड पार्टी या फिर पर्टिकुलर एक कमीशन के साथ बात करना पड़ेगा, वो आपस में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं डायरेक्टली बिना किसी के सर्विलेंस के अंदर। सर्विलेंस वैसे किया जाएगा लेकिन सर्विलेंस वो ट्रांजैक्शन करने के लिए कोई परमिशन या फिर कोई इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है। कंक्लूजन ये है कि इंडिया में एनर्जी का मिक्स चेंज होता जा रहा है। फॉसिल फ्यूल का जो डोमिनेंस है वो अभी है, बट वो आगे आगे चेंज हो रहा है धीरे धीरे, बिकॉज वी आर मूविंग मोर टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्सेप्ट। और हमको ज़रूरत है कि इस चीज़ में सक्सेस पाने के लिए, खासकर जो शॉर्ट स्पैन के अंदर हमें इसके अंदर सक्सेस पानी है, तो हमें इस मैकेनिज्म को पूरे पैन इंडिया यानी कि पूरे कंट्री के अंदर स्प्रेड करना होगा। और जो करंट जो हमारा फ्रेमवर्क चल रहा है उसको पीरियडिकली रिवाइज करना पड़ेगा, नॉट जस्ट रिवीजन, उसकी मॉनिटरिंग भी रिक्वायरमेंट है, उसमें फीडबैक भी रिक्वायर है, क्योंकि डिमांड बहुत इंक्रीज़ हो रही है मार्केट के अंदर और क्लाइमेट चेंज की ऑब्लिगेशंस है उनको भी हमें ध्यान में रखना है। एनवायरनमेंट का टॉपिक नंबर 5.6 इज़ मिथेनॉल इकोनॉमी। न्यूज़ में इसलिए इंडिया ने पहला अपना इंडिजियसली यानी कि अपना खुद का एक कोल गैसिफिकेशन बेस्ड मिथेनॉल प्रोडक्शन प्लांट हैदराबाद में अभी रिसेंटली लॉन्च किया है या फिर इस्टेब्लिश किया है। मिथेनॉल इकोनॉमी की बात की जा रही है। हम कोयले से मेथनॉल बनाएंगे। अगर हमको कोयले से मेथनॉल बनाना है तो हमको इसमें कोल का गैसिफिकेशन करना होगा। उसके लिए कैटालिटिक कन्वर्जन करने की ज़रूरत है, तब मेथनॉल प्रोड्यूस होता है। कैटालिटिक कन्वर्जन के अंदर जो सिन गैस होती है, सिन गैस यानी कि सिंथेटिक गैस जो होती है, उसको मेथनॉल में कन्वर्ट किया जाता है एक हाई टेम्परेचर पर, हाई प्रेशर के एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है जिसमें हीट रिलीज़ होती है। दूसरा होता है एंडोथर्मिक। अब एक्सो और एंडोथर्मिक का अगर जस्ट इन केस कुछ आता है एग्जाम में तो एक्सोथर्मिक, थर्मल वर्ड हीट के लिए होता है और एक्सो मतलब एक्स, एग्जिट, एक्स से। और अगर बात की जाती है
थर्मिक की, तो एंडो वर्ड इन के लिए होता है इनसाइड, और थर्मल मतलब हीट, यानी कि वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। एक्सोथर्मिक मतलब उससे हीट निकलती है। कोल गैसिफिकेशन के प्रोसेस के अंदर कोयले को सिंथेटिक गैस में कन्वर्ट करते हैं हम, जो कि एक मिक्सचर होता है। अब ये ध्यान रखना, सिंथेटिक गैस में किस किस का मिक्सचर होता है? हाइड्रोजन का, कार्बन मोनोऑक्साइड का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। तो सिंथेटिक गैस इन 3 एलिमेंट्स की बनी होती है, जिसे हम सिन गैस भी बोलते हैं, हाइड्रोजन, CO एंड CO2। मिथेनॉल के कॉन्सेप्ट के अंदर हमारी जो डिपेंडेंसी है ऑयल के ऊपर, कोयले के ऊपर, उसको हम रिप्लेस कर देंगे विद मिथेनॉल। उससे फ़ायदा क्या होगा? एनर्जी सिक्योरिटी हो जाएगी। यानी कि बेसिक पॉइंट ये है कि हम मिथेनॉल से भी एनर्जी प्रोड्यूस तो होती है, जैसे ऑयल से होती है, पेट्रोलियम से, डीजल से। फ़र्क ये होता है कि थोड़ा सा एनर्जी का कंटेंट उसमें कम होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में यूज़ कर लेंगे, बाकी जो दूसरे बॉयलर वगैरह होते हैं, ट्रैक्टर होते हैं, कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, कुकिंग के लिए भी LPG को हम रिप्लेस कर सकते हैं पार्शियली, केरोसिन को, वुड चारकोल को। गैशियस वर्जन होता है DME का, DME होता है मतलब डाई मिथाइल ईथर का एक गैशियस वर्जन होता है, उसको हम ब्लेंड कर सकते हैं LPG के साथ, और ये बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट बन जाएगा हमारे डीजल के लिए, बसेस में यूज़ कर सकते हैं, ट्रक में। देन इम्पोर्ट डिपेंडेंसी, मिथेनॉल और जो ये डाई मिथाइल ईथर जो होता है, ये बहुत चीप आते हैं, पेट्रोल और डीजल से सस्ते आते हैं इंडिया में। और आपको पता है कि इंडिया में तो प्राइस 100+ जा रहा है, पेट्रोल डीजल वगैरह हर चीज़ बहुत महंगी हो रही है। तो हम जो हमारा बिल होता है उसको तकरीबन 30% तक रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम ब्लेंडिंग करते हैं 15% मिथेनॉल की गैसोलीन के अंदर। उसके कारण 15% हमारा जो इंपोर्ट हो जाएगा गैसोलीन का, क्रूड का, वो कम हो सकता है। तो ये एक दो पॉइंट है ना, इतने ईयर तक इतना मिक्सिंग करा, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर हम मिथेनॉल की ब्लेंडिंग करते हैं विद गैसोलीन के साथ, ये प्रोग्राम अगर, तो फर्दर इंडिया का जो फ्यूल बिल है वो एटलीस्ट 5,000 करोड़ तक कम हो जाएगा एनुअली 3 साल में। अगर 3 ईयर्स में आप 5,000 करोड़ रुपीज़ सेव कर रहे हो, इट्स अ वेरी बिग अमाउंट। ये बहुत बड़ा अमाउंट है सेव करना इतना। फिर ये चीप है और ये एफिशिएंट फ्यूल है। अप्रॉक्सीमेटली 19 रुपीज़ का 1 लीटर पड़ता है ये, और ये दूसरा जो भी अवेलेबल फ्यूल है उससे तकरीबन 30 रुपीज़ के आसपास चीप है। इसका स्पार्क इग्निशन बहुत ही अच्छा है इंजन फ्यूल के लिए, इसका ऑक्टेन नंबर भी हाई है। अगर आपको याद हो, हम लोगों ने अगस्त मंथ की जो मैगजीन की थी उसमें हमने एक टॉपिक किया था लेडेड पेट्रोल वाला। तो लेडेड पेट्रोल के अंदर एक वर्ड आता था नॉकिंग, बेसिकली इंजन के अंदर एक जो साउंड प्रोड्यूस होती है, उसमें हम लोगों ने ऑक्टेन नंबर वाला पार्ट भी डिस्कस किया था। तो जस्ट इन केस आपने नहीं पढ़ा है तो आप वहाँ जाके इस टॉपिक को पढ़ सकते हो। मेथनॉल क्या होता है? क्लियर लिक्विड एक केमिकल ही होता है, वाटर में सॉल्यूबल होता है, और ये बायोडिग्रेडेबल भी होता है। तो इसलिए हमको बहुत सारे फ़ायदे होंगे। जो चीज़ बायोडिग्रेडेबल है यानी कि वो एनवायरनमेंट के लिए हेल्दी है। इसका एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज है पॉली जनरेशन, क्योंकि मेथनॉल किसी भी रिसोर्स से बनाया जाता है जिसको आप कन्वर्ट कर सकते हो सिंथेटिक गैस में। तो ये एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज है इसका। मैंने गलती से शायद डिसएडवांटेज बोल दिया इससे पहले। इसका एडवांटेज यही होता है, सिंथेटिक गैस से हम मेथनॉल बना सकते हैं, ये आपको जानना है। हर वो चीज़ जो सिंथेटिक गैस बना सकती है उससे मेथनॉल निकल सकता है। मिथेनॉल से हम DAP बनाते हैं जो कि डाई मिथाइल ईथर होता है, और ये भी एक लिक्विड फ्यूल होता है। ये डीजल के क्लोजली होता है, लाइक ऑलमोस्ट डीजल जैसा होता है ये। मिथेनॉल को ही हम वुड एल्कोहल भी बोलते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे पॉली जनरेशन वाला पॉइंट था ये, है ना, ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं UPSC के साइंस एंड टेक में। मेथेनॉल को ही हम लोग वुड एल्कोहल भी बोलते हैं, मिथाइल एल्कोहल या फिर कार्बिनॉल। बेसिकली ये लो कार्बन होता है, हाइड्रोजन कैरियर फ्यूल होता है, जो कि हाई ऐश कोल के थ्रू प्रोड्यूस हो सकता है, एग्रीकल्चर रेजिड्यू से, कार्बन डाइऑक्साइड जो थर्मल पावर प्लांट से निकलती है नेचुरल गैस से, वहाँ से भी। मिथेनॉल को हम यूज़ कर सकते हैं दूसरे केमिकल डेरिवेटिव्स प्रोड्यूस करने के लिए, जिन्हें हम फर्दर थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। जैसे बिल्डिंग का मटेरियल बना सकते हैं हम इससे, रेजिन्स, प्लास्टिक, पेंट वगैरह, बाकी फार्मास्यूटिकल में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। तो इसकी मल्टीपर्पज़ यूटिलाइजेशन हो सकता है। इंडिया को जो मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट उसमें बूस्ट मिलेगा। हम लोग प्रोड्यूस करेंगे फ्यूल को इंडिजीनियसली, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी इंजीनियरिंग की जॉब्स इंक्रीज़ होंगी, हमारे मिथेनॉल की इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। 5 मिलियन के आसपास हम लोग जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं, यानी 5 मिलियन यानी कि 50 लाख के आसपास। नियर ज़ीरो पॉल्यूशन, ऐसा नहीं बिल्कुल ही ज़ीरो पॉल्यूशन नहीं है बट कम है, क्योंकि बहुत ही एफिशिएंटली बर्न करता है। ध्यान रखना, कोई भी ऐसा फ्यूल जो फुली बर्न हो जाता है, जैसे कि आपकी LPG होती है, तो LPG आप घर में बर्न करते हैं, आपको देखते हैं उसमें ब्लू फ्लेम होता है, यानी कि वो जो उसमें जो कंपोनेंट्स थे वो फुली बर्न हो गए हैं। अगर उसकी जो फ्यूल होती है वो रेड या येलो टाइप में होती है तो वो पार्शियल बर्न होता है। तो जो फुली बर्न होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, उनसे हार्मफुल केमिकल्स रिलीज़ नहीं होते, उससे स्मोक वगैरह नहीं होता, तो हमारा एनवायरनमेंट सेफ़ रहता है। तो मेथनॉल से भी कोई पर्टिकुलेट मैटर भी नहीं होता, ना कोई सूट निकलता है। बेसिकली सूट यानी कि एक ब्लैक पाउडर सा होता है ना, जब भी आप कोई चीज़ जलाते हो तो कुछ काला काला सा निकलता है, एक पाउडर टाइप का।
अगर हम ब्लेंडिंग कर देते हैं 15% मेथनॉल की पेट्रोल में तो और 33% डीजल में, तो इसके कारण हमारा पॉल्यूशन 80% कम हो सकता है। कितनी अमेजिंग बात है ये लाइन, इसलिए ध्यान रखना। कभी आपसे पूछ लें कि बताइए कि कैसे आप रिडक्शन कर सकते हो पॉल्यूशन का, देन यू कैन सजेस्ट दिस थिंग। लेकिन इसमें चैलेंजेस क्या हैं? पहली बात तो इंडियन कोल के अंदर ऐश का परसेंटेज है ना वो बहुत हाई है। ये तो आप लोगों ने कोल वाली टॉपिक पढ़ाई होगा। इंडिया के पास नेचुरल गैस के रिजर्व ज़्यादा नहीं है और ये सिंथेटिक गैस वगैरह इन सबसे बनता है, तो हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा नेचुरल गैस को भी। इसके कारण हमारा फॉरेन एक्सचेंज बाहर जाएगा, तो थोड़ा अनइकोनॉमिकल है। फिर कोरोसिव नेचर है इसका, और किसी मटेरियल के साथ कंपैटिबल हो ना हो, कभी कभी एनर्जी का कंटेंट थोड़ा लो है कंपैरेटिवली, पेट्रोल डीजल से कम एनर्जी मिलती है इसमें, रिस्क है और टॉक्सिसिटी तो होगी ही। उसके अलावा गैस माइलेज थोड़ी कम है, एंड फ्यूल मतलब बार बार भरवाना पड़ेगा पेट्रोल, तो क्योंकि माइलेज कम है तो यानी कि ज़्यादा कंज्यूम होगा। और हाई कॉस्ट ऑफ प्लंजिंग, क्योंकि नई चीज़ है, नई टेक्नोलॉजी के लिए ज़्यादा कॉस्ट लगती है आपकी लॉजिस्टिक्स में और इंफ्रास्ट्रक्चर में। इंडिया ने क्या कुछ इनिशिएटिव्स लिए नीति आयोग का एक रोड मैप है मेथनॉल इकॉनमी को लेकर, कि हमारा जो 10% जो हमारे क्रूड के इंपोर्ट हैं 2030 तक के, उसमें हम लोग जितने भी होंगे उसमें 10% तक मेथनॉल इंपोर्ट करेंगे, हमारा टारगेट है। 20 मिलियन टन का मेथनॉल हम लोग एनुअली प्रोड्यूस कर सकते हैं एट 90 रुपीज़ पर लीटर, ये 2025 तक। सॉरी, बीच में फ़ोन कॉल आ गया था, हो जाता है कभी कभी ये। अब मैं इस वीडियो को क्या कट करूँ बीच में। मेथनॉल इकॉनमी रिसर्च प्रोग्राम भी है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक का। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने नोटिफाई किया था 20% DME इसकी ब्लेंडिंग की जाएगी LPG के साथ, और उसमें फिर वो M15, M85, M80 मतलब 800 तक ब्लेंडिंग करेंगे। ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के थ्रू है। अलॉन्ग विद दिस रेलवेज़ भी काम कर रहा है कि मेथनॉल का ब्लेंडिंग कर सके। 2018 में असम पेट्रोकेमिकल्स ने लॉन्च किया था एशिया का पहला कैनिस्टर बेस्ड मेथनॉल कुकिंग फ्यूल प्रोग्राम। तो ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसी चीज़ों की मैंने ऊपर भी बताया था कि इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। उसके अलावा नीति आयोग एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स आता ही रहता है एनर्जी स्पेसिफिक में, कितनी हम लोगों ने बात की थी। अच्छा, एथेनॉल के लिए भी आप लोगों को पता होगा कि 20% का ही चल रहा है ब्लेंडिंग का, अभी वो नया रिवाइज़ किया गया था इथेनॉल का E20 का। तो ये चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट हैं, पता होनी चाहिए आपको। तो जिस तरीके से एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ से क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो बहुत सारी एजेंसीज एंड स्टेक होल्डर्स को लग रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को आगे फर्दर फ्यूल करने के लिए, पावर करने के लिए हमको क्लीन फ्यूल्स की रिक्वायरमेंट है। इसलिए मिथेनॉल एक काफ़ी अच्छा अल्टरनेटिव फॉसिल फ्यूल निकल के आएगा और जो भी हमारे एमिशंस थे उन्हें रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। इंडिया में 125 बिलियन टन्स के कोल रिजर्व्स हैं, 500 मिलियन टन्स के बायोमास जो जनरेट होते हैं हर साल, और ह्यूज क्वांटिटीज़ में स्टैंडर्ड और फ्लेयर्ड गैसेस भी हैं। तो हमारा पोटेंशियल बहुत अच्छा है एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर, खासकर अगर हम लोग मिथेनॉल पे फोकस करते हैं तो। कोल से लेकर आई एम एक्सपेक्टिंग कि जो अक्टूबर की मैगजीन आएगी इसमें एक टॉपिक आएगा, क्योंकि कोल शॉर्टेज काफ़ी न्यूज़ में था रिसेंटली। तो अक्टूबर की मैगजीन जो आएगी, रिलीज़ होगी नवंबर 20 के आसपास रिलीज़ होगी, तभी टॉपिक ज़रूर आएगा। एनवायरनमेंट का टॉपिक नंबर 5.7 है पॉसिबली एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। एक्सटिंक्ट तो आप समझते होंगे बिल्कुल ही, जो ख़त्म हो चुकी हैं, और पॉसिबली का भी एक टर्म ऐड जाता है, तो इसमें ये सारी चीज़ें लास्ट में यहाँ गिवन है। एक्सटेंट, पॉसिबली एक्सटेंट और पॉसिबली एक्सटिंक्ट, फिर एक्सटिंक्ट, फिर प्रेजेंस, अनसर्टेन, ये सब चीज़ें हमें इस टॉपिक में देखनी। कुछ स्पीशीज़ के नाम वगैरह हैं। 2021 में भी एक क्वेश्चन आया था एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। तो IUCN की जो रेड लिस्ट है थ्रेटेंड स्पीशीज़ की, उन्होंने अ नंबर ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स को लिस्ट किया कि ये पॉसिबली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो जो लेटेस्ट लिस्ट रिलीज़ हुई है उसमें पॉसिबली एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है? बेसिकली उनका प्रेजेंस और उनकी पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन पर है, और इस कदर से डिक्लाइन पर है कि लास्ट इनको असेस किया गया था 1900 में। उसके बाद जो इनकी प्रेजेंस और अपडेट जो है पॉल्यूशन, इनकी पॉपुलेशन का कोई अपडेट नहीं मिल पाया है। प्लस में कुछ ऐसी होती हैं जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं पोस्ट 1500, उसके बाद एक्सटिंक्ट, जैसे इनके नाम है और इनकी फ़ोटोज़ भी यहाँ पर लगी हुई हैं। ये ज़रूरी है भाई, इनके सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना। ये सब पूछे जाते हैं, ऑल्टरनेट ईयर्स में पूछे गए हैं, लगातार भी पूछे गए हैं। तो स्पीशीज़ को लेकर बायोडाइवर्सिटी में क्वेश्चन आता है हर साल, 1 या 2 क्वेश्चन। ग्रीन पीफॉल, चीता, हेयरी नोज्ड ऑटर, बेंटैंग, बॉविड, ये सब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। ये पॉसिबली एक्सटिंक्ट में आते हैं, लेकिन कभी कभी मिल जाते हैं साउथ ईस्ट एशिया के सुमात्रा एंड जावन में, राइनो में, इन सब एरियाज़ में। ये वर्ल्ड के थे। इंडिया स्पेसिफिक अगर हम बात करते हैं जो पॉसिबली एक्सटिंक्ट हैं, टेंटिकल्ड बटरफ्लाई रे, ड्वार्फ सोफिश, फायर कोरल, कोकोनट क्रैब। फिशेस की बात करें तो बोवनी बाब, एंड देन देओलाली, मिन्नो, डेकन बाब,
नीलगिरी मिस्टस। बर्ड्स में बात करें तो पिंक हेडेड डक, उसके बाद साइबेरियन क्रेन, बफ़ी फ़िश ऑल। बफ़ी फ़िश ऑल कहाँ पर है, इसमें नहीं है यहाँ पर। मलाई ऑल आउल, सॉरी आउल, ये तो वो उल्लू है, मैं गलत बोल गया फ्लो में। दूसरे की अपडेट्स क्या है IUCN की, ये की अपडेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 4-5 चीज़ें जो यहाँ पर है। कैटेगरीज आपको मालूम होंगी, 3 कैटेगरीज होती हैं, लीस्ट कंसर्न और ये नियर थ्रेटेंड। थ्रेटेंड में 3 मेजर आते हैं, जनरली सवाल यहाँ से आते हैं, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एक्सटिंक्ट मतलब ख़त्म। एक्सटिंक्ट W का मतलब होता है एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, यानी कि ये प्रिजर्व्ड एरियाज़ में ज़रूर है, लेकिन जो नेचुरल एरिया फॉरेस्ट वगैरह है उन सब एरियाज़ में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। नियर थ्रेटेंड मतलब खतरा है, वल्नरेबल मतलब काफ़ी हाई रिस्क है और एंडेंजर्ड मतलब वेरी हाई रिस्क है। लीस्ट कंसर्न मतलब इनकी पॉपुलेशन काफ़ी है, इनको अभी इतना टेंशन वाली बात नहीं है। डेटा डेफिशिएंट भी होता है DD, यानी कि इनके ऊपर अभी इन्फॉर्मेशन ही अवेलेबल नहीं है कि कहाँ कहाँ हो सकती हैं। IUCN ये रेड लिस्ट जारी करता है। IUCN ओल्डेस्ट ग्लोबल एनवायरनमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 1400 से ऊपर मेंबर्स हैं, कंट्रीज़ भी हैं और ऑर्गेनाइजेशन भी हैं। तो हर 4 साल में IUCN का वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस होता है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये चीज़ें हैं। अब एक्सटिंक्ट IUCN ने ऑफिशियली लॉन्च किया था अपना ग्रीन स्टेटस, बेसिकली पहला ग्लोबल स्टैंडर्ड जहाँ पर एसेस किया जाता है स्पीशीज़ को, उनकी रिकवरी और मेजरिंग की जाती है कंजर्वेशन इम्पैक्ट को लेकर। सॉरी, ये कभी कभी स्प्लिट ऑफ टंग हो जाता है। कोमोडो ड्रैगन एक छिपकली टाइप की होती है, बड़ी सी होती है, बहुत बड़ी, लाइक मगरमच्छ और छिपकली का मिक्सचर कह सकते हो। लार्जेस्ट लिविंग लिजर्ड है ये, और ये इंडोनेशिया में एंडेमिक है, ये पता होना चाहिए। पर्टिकुलर स्पीशीज़ एंडेमिक कहाँ पर, एंडेमिक मतलब कि वहाँ ज़्यादा पाई जाती हैं, और इसको वल्नरेबल से एंडेंजर्ड में शिफ्ट किया गया। तो इनकी कैटेगरीज अभी चेंज हुई है, ये जो रिसेंट कैटेगरीज चेंज हुई इनका ज़रूर पता होना चाहिए। एल्बाकेरो टूना और येलोफिन टूना, इनको नियर थ्रेटेंड से लीस्ट कंसर्न में डाला गया, ये फिशेज़ हैं। येराकुड डे गीको, सतारा गीको, ये भी लिजर्ड टाइप की होती हैं, गीको वर्ड से ध्यान रखना, ये लिजर्ड्स होती हैं, इनको लीस्ट कंसर्न से एंडेंजर्ड में, और एक को वल्नरेबल से क्रिटिकली एंडेंजर्ड में। येलो मॉनिटर भी एक छिपकली टाइप की होती है, कुछ लोग इसको छिपकली बोलते हैं, कुछ छिपकली बोलते हैं, तो आपको जो अच्छा लगे। ये भी एक लिजर्ड ही है। क्या डेफिनेशन होती है प्रेजेंस, ओरिजिन एंड सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन कोड्स के बारे में। एक्सटेंट का मतलब होता है, अब ये चीज़ें ना आपको यहाँ पर मैं कहूँगा कि लाइन टू लाइन पढ़ लो, इसमें ना बहुत डायरेक्ट गिवन है, लाइक ऐसा कुछ है नहीं इसमें एक्सप्लेन करने वाला। ये वर्ड है और ये सामने, लेकिन ये मिस मत करो, मैं इस पार्ट को थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन जैसा कुछ नहीं है। जैसे ये वाला भी था, इसमें कर तो दिया, तो कुछ था नहीं ऐसा एक्सप्लेन करने का। सर्टेन थिंग्स आर कि यार इसे तो सामने सामने लिखा ही हुआ है। ये वाला पार्ट मुझे लगता है आपको याद करना पड़ेगा। रीज़न क्या है, क्योंकि आपने देखा होगा 2021 के प्रीलिम्स में एग्जाम में भी स्टेट को लेकर एक डेफिनेशन की बात आई थी, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट के बारे में आर्टिकल नंबर 12 में मेंशन है। उस डेफिनेशन में क्या कुछ इंक्लूड होता है, क्या नहीं होता, इस तरह की डेफिनेशंस पूछ ली जाती हैं। सो मैं तो कहूँगा कि इसको शांत मन से बैठना 5 मिनट 10 मिनट और एक एक चीज़ को जान लेना। ऑलराइट, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। आपने 12th पास की हुई तो आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हो। इट्स जस्ट कि बहुत लंबा लिखा हुआ है, मैं रीड ही करूँगा इसमें जो लिखा हुआ है, उसमें ज़्यादा एडिशनल ऐड करने का कुछ होगा नहीं मेरे पास। इसलिए एनवायरनमेंट के टॉपिक में लास्ट हमारे पास 5.8 है, न्यूज़ इन शॉर्ट। तो तमिलनाडु में पहला इंडिया का डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व सेटअप किया गया है। डुगोंग सी काऊ को बोलते हैं, ये हर्बीवरस होता है और इसका जो ऑर्डर सिरेनिया है उसका 1 ऑफ द 4 सर्वाइविंग है। ये IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में हमारा शेड्यूल 1 में है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है, और मेनली सी ग्रास जो समंदर में पानी में जो घास होती है उस पर डिपेंड करता है। ग्रुप में रहते हैं, सरफेस पर आते हैं ब्रीद करने के लिए। लाइफ स्पैन अराउंड 70 ईयर्स का होता है। फीमेल डुगोंग जो ब्रीड करती है 2.5 से 7 ईयर्स तक का होता है। जस्टेशन पीरियड 13 मंथ्स से 15 मंथ्स का। ये इतना डिटेल में ना इसलिए मेंशन किया जा रहा है क्योंकि 2020 में आया था, 1920 में आया था शायद, वो एलिफेंट का एक क्वेश्चन आ गया था ना, उसके बारे में बहुत डिटेल में पूछ लिया गया था। तो इसका क्लोजेस्ट जो रिलेटिव है वो स्टेलर सी काऊ है। कंजर्वेशन को लेकर बात की जाए तो UNEP और CMS ने इसके कंजर्वेशन पे काम किया। इंडिया ने 2008 में ज्वाइन भी किया था इसको, और ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी वगैरह से इस कंजर्वेशन के प्रोजेक्ट में सपोर्ट मिलता है। इंडिया में जनरली आपको ये पाक बे रीजन में मिलेगा, तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में ये पाक स्टेट है, ये पाक बे, दिस इज़ गल्फ ऑफ मन्नार, दिस इज़ एडम्स ब्रिज, ये मैपिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो कंजर्वेशन रिजर्व है वो भी यहीं पर पाक बे में ही सेटअप किया गया है। 5.8.2 में टॉक्स अबाउट यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है वर्ल्ड के फर्स्ट 5 कंट्री बायोस्फीयर रिजर्व को, अमेजॉन ऑफ यूरोप के नाम पे। पहले तो ये जान लेते हैं कंट्रीज़ कौन से हैं। तो ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी एंड सर्बिया। तो ये टोटल जो एरिया 700 किलोमीटर्स के आसपास का है। म्यूरा, द्रावा और
दनूबे रिवर में। ये यूरोप के रिवर्स के ऊपर भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया है। यूरोप, ये जो एरिया है इसमें यूरोप की हाईएस्ट डेंसिटी है ब्रीडिंग की वाइट टेल ईगल के लिए, एज वेल एज कुछ और भी एंडेंजर्ड स्पीशीज़ भी हैं। बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा एरिया होता है जहाँ पर टेरेस्ट्रियल और कोस्टल इकोसिस्टम होता है, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाता है, लोकल कम्युनिटीज़ उसमें इन्वॉल्व होती हैं, कल्चर को भी प्रोटेक्ट किया जाता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती है, सोशली कल्चरली और एनवायरमेंटली सस्टेनेबल एरिया होता है ये, लॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, रिसर्च मॉनिटरिंग एजुकेशन भी होता है। ये जो बायोस्फीयर रिजर्व को डिक्लेयर किया जाता है इसको मैप प्रोग्राम के अंडर डिक्लेयर किया जाता है। इसमें साइंटिफिक बेसिस होते हैं कि कैसे पीपल की और एनवायरनमेंट की रिलेशनशिप है वहाँ पर। वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व जो मैप प्रोग्राम का, उसमें डायनेमिक और इंटरेक्टिव नेटवर्क होता है एक्सेलेंस ऑफ साइट के लिए। इसमें 727 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं 131 कंट्रीज़ में, उसमें से 12 यूनेस्को डेजिग्नेटेड बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया में भी हैं। नीलगिरी, गल्फ ऑफ मन्नार, ये तो मैप पर ड्रॉ करना पड़ेगा भाई तुम्हें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ना एक क्वेश्चन घूम फिर के आता रहता है। हाइबोडोंट शार्क जुरासिक एज की है, इसको फर्स्ट टाइम बेसिकली जो राजस्थान बेसिकली पॉइंट किया है कि इसके टीथ मिला है, एक दांत मिला है, और ये बहुत पुरानी है, 168 मिलियन ईयर्स अगो के टाइम जुरासिक एज में रहा करती थी। तो राजस्थान का जो जैसलमेर एरिया है वहाँ पर इसका एक हल्का सा कुछ एविडेंस मिला है। एक्सटिंक्ट ग्रुप है ये शार्क का, और ये बहुत डोमिनेंट थे मरीन में और फ्लूवियल एनवायरनमेंट्स वगैरह हर जगह। इतना ही जानना काफ़ी होता है, इन टॉपिक पर ज़्यादा डिटेल में जानना ज़रूरी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने डेडिकेट किया है नेशन को 35 क्रॉप की वैरायटीज़, उनके कुछ स्पेशल ट्रेट्स हैं। तो ICAR में उन्होंने एड्रेस किया था ट्विन चैलेंजेस हमारे पास, क्लाइमेट चेंज भी और माल न्यूट्रिशन भी। तो 35 वैरायटीज़ हैं, उसमें क्लाइमेट रेजिस्टेंट क्रॉप्स भी हैं जैसे कि चिकपी हो गया, वेल्ट, स्टेलाइट, बहुत सारी चीज़, सारे के नाम याद नहीं हो सकते आपको। कुछ हाई न्यूट्रिशन वाली हैं, वीट, पर्ल मिलेट, मेज़, चिकपी एट्सेट्रा। एक क्वेश्चन आया भी था ना, आई थिंक पर्ल मिलेट को लेकर 2021 में आया था, और रेड ग्राम भी था उसमें, एक ऐसा कुछ क्वेश्चन था 2021 में भी। तो क्लाइमेट चेंज की जो वल्नरेबिलिटी है इसका असेसमेंट ICAR ने किया था 109 रूरल डिस्ट्रिक्ट्स में, उनका बहुत हाई रिस्क है, और 201 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो रिस्क डिस्ट्रिक्ट्स हैं इंडिया के। ये मैंने रेड में हाईलाइट इसलिए किया था, ऐसा ही एक और ऑप्शन आया था एक बार प्रीलिम्स के क्वेश्चन में। आप देख रहे हो ना कितना कुछ मैंने बताया, प्रीलिम्स में ये आता है, तो एनवायरनमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो विजन की मैगजीन बहुत रिलायबल है एनवायरनमेंट और साइंस एंड टेक के लिए। इसके अलावा 12 फोक वैरायटीज़ भी हैं इंडियन राइस की, जिनको एग्जामिन किया गया था रिसर्चर्स के द्वारा, वो न्यूट्रिशन डिमांड को फुलफ़िल करने में हेल्प कर सकती हैं। और ये नाम बहुत अजीब से हैं इनके। अधिकारिया मतलब बेसिकली जिस लैंग्वेज को मैं फेवर करता हूँ उसमें ये शायद ये हिंदी लैंग्वेज के मुझे लग नहीं रहे। दूधसार, कयामे, नीलम, सांबा, ये कुछ लग रहा है हिंदी का। श्रीहती, महाराजी एंड भेजरी, ये काफ़ी तरह के फोक मेडिसिन है। ये बल्कि जो लैक्टेटिंग वुमेन होती हैं उनमें मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प कर देते हैं। और इसके अलावा कुछ और ट्रेडिशनल वैरायटीज़ भी हैं, केलाज, दूधे बोलता, ये काफ़ी रिच होते हैं आयरन में, और ये मदर्स का एनीमिया ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। तो ये नाम आपको मतलब ये चीज़ें ऐसी होती हैं, इनको ना आप स्टार्टिंग में बस एक बार ऐसे रीडिंग दे देते हो, एग्ज़ाम से 3 दिन पहले इनको थोड़ा रटा जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आज रट लिया फिर 3 दिन बाद रिवाइज़ कर रही है, वो चीज़ें नहीं है, इनमें बहुत टाइम लग जाता है अदरवाइज़। 5.8.5 एटलस ऑफ मोर्टेलिटी एंड इकोनॉमिक लॉसेस फ्रॉम द वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर एक्सट्रीम 1970 से 2019 यानी कि 50 ईयर्स का एक डेटा है। वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने, जो कि UN की एक स्पेशलाइज ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने कहा कि मोर देन 11,000 डिजास्टर्स हैं वेदर को लेकर, क्लाइमेट को लेकर, और उनमें 2 मिलियन डेथ यानी कि 20 लाख के आसपास की डेथ हुई है अभी तक, और 3.64 ट्रिलियन का लॉस हुआ है। मतलब इंडिया की इतनी GDP की वैल्यू भी नहीं, उससे ज़्यादा का लॉस हुआ है। तो पिछले 50 सालों में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपको समझना पड़ेगा ये चीज़ कि पिछले 50 सालों में 50% जो रिकॉर्डेड डिज़ास्टर थे, यानी कि जिनको नोट डाउन किया गया था उनको नोट, उसमें से 50% डिज़ास्टर, 45% जो उनसे डेथ थी, 74% इकोनॉमिक लॉस हुआ था। ये सब वेदर, क्लाइमेट और वाटर हैजार्ड के कारण हुआ था। और 91% डेथ डेवलपिंग कंट्रीज़ में हुई है। ये भी अच्छी लाइन है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ों से ना वैल्यू एडिशन हो जाती है। तो कुछ गैप हैं वेदर के ऑब्जर्वेशन में। सेंडाई फ्रेमवर्क है डिज़ास्टर को लेकर के, जैसे इंडिया बाकी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एनवायरनमेंट वगैरह के हो गए ना, इस टाइप में फ्रेमवर्क होते हैं। तो इसमें जो दूसरे जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली जो मेंबर है मल्टी हज़ार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम के, उन सबको रिकॉग्नाइज किया जाता है क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। और सेंडाई फ्रेमवर्क में कुछ कंक्रीट एक्शंस को लेकर बात की जाती है। जैसे पेरिस क्लाइमेट का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें क्लाइमेट को लेकर के कुछ कंक्रीट एक्शंस पर बात की गई थी। उसी तरीके से ये सेंडाई फ्रेमवर्क भी होता है। ग्लोबल डिजास्टर को रिड्यूस करना है, नंबर ऑफ जो लोग अफेक्ट होते हैं ग्लोबली उनको रिड्यूस करना है, जिनका जो डायरेक्ट इकोनॉमिक लॉस होता है उसे रिड्यूस करना है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है
जैसे कोल हो गया, रोड हो गया, पोर्ट्स हो गया, रेलवेज़ हो गया, पावर हो गया, ये सब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं। हेल्थ हो गया, एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, इनको प्रोटेक्ट करना है डिज़ास्टर से। 5.8.6 टॉक्स अबाउट क्लाइमेट चेंज के कारण 216 मिलियन लोगों को माइग्रेट करना पड़ सकता है विद इन देयर ओन कंट्रीज़ बाय 2050। ध्यान रहिए, इंटरनल माइग्रेशन का डेटा वर्ल्ड बैंक से आया है। क्लाइमेट चेंज बहुत ही पावरफुल ड्राइवर, इसके कारण लोग इंटरनल माइग्रेशन करते हैं। इंटरनल माइग्रेशन क्या, मान लीजिए जम्मू कश्मीर से चले गए यूपी की साइड में, बिहार से चले गए मध्य प्रदेश में, केरला से चले गए गुजरात में, यानी कि इंटरनल एक कंट्री के अंदर अंदर हो रहा है। हॉटस्पॉट्स हैं इंटरनेट क्लाइमेट चेंज के, वो 2030 तक इमर्ज होने लग जाएंगे। रीज़न क्या है ना, अभी आप सोच के देखो, कोई ऐसा कंट्री का रीजन जैसे कि जो कोस्टल स्टेट्स हैं, सी लेवल राइज हो रहा है, तो वहाँ पर डेफिनेट सी बात है पानी बढ़ेगा। इसके अलावा जैसे राजस्थान हो गया, एक्सट्रीम हीट है वहाँ पर, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, यहाँ पर लू बहुत चलती है, तो यहाँ से लोगों को माइग्रेट करना होगा। दिल्ली हो गया, हाईली पॉपुलेटेड है, इंडिया का मतलब इंडिया का वर्ल्ड का मोस्ट डेंसली, नहीं बांग्लादेश इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलस और इंडोनेशिया, लेकिन दिल्ली इज़ अ वेरी वेरी हाईली डेंसली पॉपुलेटेड सिटी, तो लोग यहाँ से माइग्रेट करेंगे, दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, इस रीजन से। सब सहारन अफ्रीका में लार्जेस्ट नंबर का इंटरनेट क्लाइमेट रेफ्यूजीज़ होंगे 2050 तक। सब सहारा मतलब साउथ ऑफ सहारा, सहारा डेजर्ट आपको पता होगा। कुछ रिकमेंडेशंस दिए थे कि ग्रीन हाउस गैसेस कम कर दो, क्लाइमेट माइग्रेशन में इंटीग्रेशन, ये सब तो आपको पता है, ये सब यहाँ पढ़ने का नहीं है। इट्स मोर अबाउट कि आपने डेटा पढ़ना है कि इंटरनल माइग्रेशन के बारे में वर्ल्ड बैंक ने बताया है, इंडिया में कितना बताया है ओवरऑल, और हॉटस्पॉट 2030 तक आ जाएंगे। 5.8.7 एक मल्टी बिलियन डॉलर अपॉर्चुनिटी है, रीपर्पस करना एग्रीकल्चर सपोर्ट टू ट्रांसफॉर्म द फूड सिस्टम। टाइटल से समझ जाओ, फूड सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें एग्रीकल्चर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो FAO, UNDP, UNEP और FSS इन सब ने मिलकर एक रिपोर्ट पब्लिश की है। उन्होंने कहा है कि UN का जो FSS है, इट विल, ये 2021 में ही था, सितंबर में हुआ है। इन्होंने क्या किया है कि फूड सिस्टम के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसी के साथ अलाइन किया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं? 17 गोल्स हैं, 15 ईयर्स का टाइम है, 2030 तक। इंडिया में नीति आयोग रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। उन्होंने क्या क्या बताया है, प्राइस इंसेंटिव्स और फिजिकल सब्सिडीज़ होनी चाहिए, सिग्निफिकेंट नेगेटिव, इसका बेसिकली इनका एक नेगेटिव इम्प्लीकेशन हो सकता है फूड सिस्टम पर। ये जनरली WTO में जो हम लोग सब्सिडीज़ की बात करते हैं ना, ट्रेड बैलेंस के लिए, कहीं ना कहीं उससे भी मैच करता है। कुछ ऐसी क्रॉप्स जहाँ से एमिशन बहुत होता है, और सपोर्ट के जो मेजर्स हैं वो डिस्टॉर्टिंग होते हैं जनरली हाई और मिडिल इनकम कंट्रीज़ के अंदर। आज भी यही चल रहा है। ये टॉपिक भी हम लोगों ने डिटेल में WTO में किया था ना, वो एम्बर बॉक्स वाला, ग्रीन बॉक्स वाला, बिल्कुल उसी से मैच करता है। तो आपको ये जानना है कि बस रीपर्पसिंग के लिए जो एक रिपोर्ट की बात की गई है वो इन कंट्रीज़, इन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा की गई है। क्या क्या स्टेप्स हैं, अब ये स्टेप आपसे कोई पूछेगा तो नहीं, बट एक बार तो देख ही लेते हैं। पहले जो ऑलरेडी प्रोवाइडेड सपोर्ट है उसका एस्टिमेट लगाना है, आइडेंटिफाई करना है क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है जो सपोर्ट प्रोवाइड किया गया उसके द्वारा। फिर जो अप्रोच क्या होनी चाहिए रीपर्पस करने के लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर सपोर्ट में, फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट होगा इस स्ट्रेटजी का, और रिवाइज़ करना है, रिव्यू करना है, रिफाइन करना है, रीपर्पसिंग स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट करने से पहले रिव्यू करना है। फिर जो उसको इम्प्लीमेंट कर दोगे तो उसे मॉनिटर करना है। कुछ था नहीं इसमें, मतलब ये छोटी छोटी न्यूज़ होती हैं। ग्रीन वॉयज 2050 प्रोजेक्ट, ये नॉर्वे और जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने इसको लॉन्च किया था। इंडिया एक पहला कंट्री को सेलेक्ट किया गया इस प्रोजेक्ट के अंदर। यहाँ पर एक पायलट प्रोजेक्ट चलेगा ग्रीन शिपिंग को लेकर। बेसिकली शिपिंग इंडस्ट्री, जो शिप्स वगैरह चलते हैं, सब मर्चेंट शिप चलते हैं, सामान लेके जाते हैं इधर से उधर, उनके कारण बहुत सारा एनवायरनमेंट को नुकसान होता है। तो कैसे उसको लो किया जाएगा, बस इतना एक मेजर इसका मोटिव है। ग्रीन वॉयज 2050 तक इंडिया के ऊपर ये जो भी टेक्नोलॉजीज़ वगैरह होंगी इन सबको इंडिया पे टेस्ट किया जाएगा। CAFMD क्लाइमेट एक्शन और फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग है, ये वन ऑफ द 2 मेन ट्रैक्स है जो कि बेसिकली US और इंडिया की जो 2030 की पार्टनरशिप है उसमें अप्रैल 2021 में अनाउंस हुई थी। ये क्लाइमेट एक्शन को लेकर है और एक रोड मैप बनाया गया है 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर। उसके अलावा कैसे हम लोग 450 गीगावाट की एनर्जी जनरेट करेंगे, उसके लिए फाइनेंस हम कहाँ कहाँ से अट्रैक्ट कर सकते हैं। दैट्स इट। छोटे छोटे पॉइंट्स में एक एक दो दो लाइन के अपने नोट्स बना लो, ज़्यादा इन पर समय बर्बाद मत करना। ऊपर वाले मेजर टॉपिक्स थे और हमारे यहाँ पे एनवायरनमेंट भी फिनिश।